और अब तो आप इन कुर्सियों के आदी हो चुके हैं, अब घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती। वो कहते हैं यार जल्दी से वो ना रूम 5 वाले उसमें बेंच पे जाके बैठेंगे, वहाँ पे बड़ी पढ़ाई होती है फोकस के साथ। पता जनरली पढ़ाइयाँ ऐसी ही उस पे होती हैं। पुराने ज़माने में लोग पढ़ाई के लिए ख़ास तौर पे ज़मीन पे बैठते थे या सख्त फट्टा बिछाते थे और उसके ऊपर बैठ के पढ़ते थे कि पढ़ाई के लिए आपको जो है ना बड़ा एक्टिव चौकस माहौल चाहिए कि आप जो है ना बिल्कुल अलर्ट होकर पढ़ रहे हो, बजाय इसके कि आप बहुत ही वो नरम मुलायम बिस्तर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेटते लेटते जो है वो किताब आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते आते आपके मुँह पर गिर जाए और आप सो जाएँ। तो जो सर्दियों की पढ़ाई होती है आपने देखा है कि जो बिस्तर से जितना करीब पढ़ाई होती है वो उतना ही ख़राब पढ़ाई होती है। तो बस अब आपने जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और ये कुर्सियाँ इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये वाले बेंच, इसमें आप कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए सीरियस। ये देखें ना, उन्होंने कहा आपने तो कहना है आपके बेंच है, आप तो जो है ना भाईजान शुगर करें। ये अभी आपने ये बेंच असल हालत में देखे नहीं थे। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना जो एक्स्ट्रा है, पहले ये बेंच सिर्फ यहाँ तक होता था जब हमें मिला। तो आपको पता है अगली सीट की जो बैक है वो पिछली सीट की हाइट जितनी होती है। तो सोचें जितना वो आगे वाली जगह है ना उतनी ही पीछे बैक रेस्ट होता था। तो यानी सिम्बॉलिकली आप इस पे कमर टच कर सकते थे कि हाँ भाई मैं एक बेंच पे बैठा हूँ जिस पे, तो हमने तो उसको 3 गुना बढ़ा दिया जी। तो हमने तो उसे बढ़ा के अपनी तरफ से तो बेहतर किया, लेकिन अब आपको जिस लेवल की एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए थी शायद हम वो उतना देने में नाकाम रहे। तो वो मेरे ख्याल में एक सीनियर क्लास में ज़्यादा कंफर्ट होनी भी नहीं चाहिए। ये भी सही है। ये कह रहे हैं जी आप अपने ज़माने के हालात को देख के सोच रहे हैं कि सख्ती में पढ़ना चाहिए, हम इस सुस्त ज़माने के लोग हैं। ठीक है, ये बात तो ऐसी है जिसमें मुझे समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कंफर्ट ही कंफर्ट होनी चाहिए हर तरफ। क्या आज के दौर में भी कभी आपने अनकंफर्टेबल होकर पढ़ने की कोशिश की है? एक वो पढ़ाई जो आप बिस्तर पे लेट के करते हैं और एक वो पढ़ाई जो आप कुर्सी मेज़ पे बैठ के करते हैं। कुर्सी मेज़ वाली पढ़ाई ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कभी ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करके देखिएगा, ज़मीन पे चटाई बिछा के। आप बिस्तर बिछा के वो करते होंगे ना, आपको नरम जगह भी तो चाहिए ना। चटाई मतलब बिल्कुल बारीक सी एक सरफेस। तो फिर आपको पता लगेगा कि वो सबसे ज़बरदस्त पढ़ाई होती है जब आप ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। तो खैर चले, ज़माने का फ़र्क हो सकता है। हम ज़रा पुराने ख्यालात के हैं, आप लोग ज़रा नए दौर के हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए एसी भी चाहिए होता है, हमें नहीं चाहिए होता था। चैप्टर 14 में एक पोर्शन आपने पढ़ा और फिर उसके बाद आप पे एक अजाब नाजिल हो गया। पास पेपर का एक सेशन, एक ऐसा सेशन जिसमें आप भागने की कोशिश कर रहे थे और टीचर पकड़ के आज नहीं छड़ना तनु। तो वो आप लोगों ने बहुत ही देर तक आप लोग पास पेपर करते गए। सवाल यूँ आ सकता है, सवाल यूँ आ सकता है। खैर मकसद ये था कि एक स्पेशलाइज सेशन हो, एक स्पेशलाइज एरिया है जिसमें से ख़ास तरह के सवाल आ रहे हैं। और आपने ये नोट किया कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से आप इन सवालों में कुछ नंबर लूज़ कर सकते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो तकरीबन हर तरह का टेस्ट भी हो रहा है उसमें। यानी आईकेएप की एजम्पशन ये है कि बच्चे ने FR1 FR2 दोनों की अकाउंटिंग की हुई है। तो FR1 के तो है ही हैं स्टैंडर्ड, FR2 के भी स्टैंडर्ड्स हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड के लास्ट पोर्शन की तरफ, 500 सीरीज़। 500 सीरीज़ की 3 स्टैंडर्ड है यहाँ पे, 560, 570, 580। ब्रेक से पहले 570 और 580 को इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें मुनासिब दरमियाने लेवल की लॉजिक है। और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 560 करते हुए अगर मुझे एंड पे 15 मिनट मिल गए तो मैंने अगले दिन से चैप्टर 15 ला के पिछले दिन में फड़का देना है। प्लान बनाते हुए थोड़ा सा आउट हो गया, वरना मैंने चैप्टर 15 को इसी दिन के साथ क्लासीफाई करना था। अब देखते हैं हमारे पास आज बरकत कितनी बचती है। तो अगर टाइम बना तो हम चैप्टर 15 को आज डिस्कस कर लेंगे, नहीं हुआ तो कल का दिन तो है ही है। तो 570, 560, 580 ये सारे स्टैंडर्ड्स वो हैं जो एंड ऑफ ऑडिट के करीब ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चैप्टर एंड ऑफ ऑडिट का जिक्र कर रहा है, याद है?
एक जुमला मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, ऑल्दो मैं बार बार शर्मिंदा हूँगा क्योंकि आप सुन नहीं पाते मुझे। मैं बीच बीच में रुक के आपको सवाल पूछने का ज़रूर मौका दूँगा, ठीक है। अब उससे पहले अगर आप हाथ खड़े कर रहे होंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे होंगे, तो आप बोल रहे होंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा। किसी दिन कभी तो टीचर की सुन लें, आप सुनेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। यकीन माने मैं खुद आपको तसल्ली से सवाल करने का मौका दूंगा, लेकिन अगर लॉजिक बीच में चल रही है और उस वक्त धड़ाधड़ सवाल भी हो रहे होते हैं ना, तो सब बच्चों का फ्लो टूट जाता है। क्रैश में हमारे पास अब उतना मार्जिन नहीं है। रेगुलर क्लास में हमने ये काम बहुत किया है, बड़े अरसे तक करते रहे हैं, 4 साढ़े 4 महीने करते रहे हैं। अब उतना मार्जिन नहीं है, अब हमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान से खेलना होगा। 570 गोइंग कंसर्न को डील करता है। अब व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न की कहानी को पहले मैं बोर्ड से हट के ज़रा सामने एक्सप्लेन कर दूं। गोइंग कंसर्न शुरू से लेकर एंड तक लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं किताब में हमें क्या मिलेगा। गोइंग कंसर्न एक अजीब सा स्टैंडर्ड है जो किताब में नज़र आता है लेकिन पास पेपर्स में हमें प्रॉपर नज़र नहीं आता। टेक्निकली गोइंग कंसर्न के एरिया को 705-6 के साथ क्लब करके पूछ लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड होना शुरू हो गया। फिर ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कभी सिलेबस में होता है, कभी सिलेबस में नहीं होता। ICAP इसके साथ बहुत तजर्बे करता रहा है, कभी भी सिलेबस से 6-7 अटैम्प्ट के लिए निकाल देता है, कभी दोबारा मूड में आता है तो सिलेबस में दोबारा सेट कर देता है। तो आपको 570 के अलग से पास पेपर्स नज़र नहीं आएंगे, बट इधर से थ्योरेटिकली कुछ रट्टा टाइप का सवाल पूछे जा सकते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, और लॉजिकली आपसे वो जो एक मैप है एंड पे ओपिनियंस का वो पूछा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इसका मैप समझने की कोशिश करते हैं कि गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं। गोइंग कंसर्न उसका अकाउंट्स के ऊपर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, देन वो क्या इंडिकेटर्स हैं, वो क्या रिस्क है जिसकी बेस पे आप इस तरफ जाते हैं। इंडिकेटर्स के बाद उसके बाद आपके कुछ एक्शंस हैं, आपके कुछ ऑडिट्स हैं, और देन उसके बाद आपकी ओपिनियंस है। स्टैंडर्ड ने हमें एक ओवरऑल एक मैप, एक फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश की। फ्रेमवर्क की बात करते हैं। गोइंग कंसर्न कहते कैसे हैं, किसे कहते हैं? एक अजम्पशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एक अजम्पशन है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की, एक अजम्पशन है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि ये अजम्पशन आपने लेनी है। वो अजम्पशन ये है कि द कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, कंपनी ताहद्दे निगाह फॉरसीएबल फ्यूचर तक चलती नज़र आ रही है। जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी चलती रहेगी। और जो हम एज्यूम कर रहे हैं हम कहाँ तक देख सकते हैं उसकी एक मिनिमम रेंज भी बता दी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ने, 1 साल। उन्होंने कहा कम से कम आज से अगले 12 महीने के अंदर आपको कंपनी डूबती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अगर मेरी अजम्पशन ये है कि मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो फिर मैं अकाउंट्स बनाऊंगा वैसे जैसे हम लोग बनाते हैं। आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो वैलिड हैं एज्यूमिंग द कंपनी इज़ गोइंग कंसर्न। कंपनी जिंदा रहेगी और कम से कम अगले साल तक जिंदा रहेगी। व्हाट इफ कि गोइंग कंसर्न ना हो, क्या फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? अगर मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने आए हैं पता लगा ये गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उसकी कौन कौन सी वैल्यूएशन पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है? उसके नॉन करंट एसेट करंट एसेट्स बन जाएंगे, उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। जिस क्रेडिटर को 3 साल बाद पैसे देने थे आज देने पड़ जाएंगे, जिस डेटर से 3 साल बाद पैसे आने थे वो भाग जाएगा। उसके साथ तो एग्रीमेंट यही हुआ है ना कि 3 साल बाद पैसे दो। अब कंपनी बंद, आप अभी जाके उसे कहें जी हम बंद होने वाले हैं पैसे दे दें, वो कहेगा भाई मेरा आपसे एग्रीमेंट हुआ था आज से 3 साल बाद का, मैं किस वजह से आपको पैसे दूं? कानूनी तौर पे तो बाउंड ही नहीं है। और 3 साल बाद कौन कानून पूरा करेगा? कंपनी फौत हो गई तो शायद बहुत सारे रिसीवेबल्स आपको वाइप आउट करने पड़ जाए, शायद बहुत सारे लाइबिलिटीज़ आपको सेटलमेंट अमाउंट पे आज की डेट पे लानी पड़े, बहुत सारे लीगल केसेस में मौका करने पड़ जाएँ, आपस में तय करके कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट की तरफ आना पड़ जाए। बहुत सारे एसी, बहुत सारे एसेट जो बुक वैल्यू पे आ रहे हैं, कॉस्टलेस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन मॉडल पे आ रहे हैं, शायद आपको उस वैल्यू पे दिखाने पड़ जाएंगे कि अगर मैंने ये एसी इस वक्त इस चलती हालत में बेचा तो कितने का होगा। व्हेन अ कंपनी इज़ नॉट गोइंग कंसर्न तो उसके सारे अकाउंट्स का पैटर्न ही बदल जाता है, उसको सारे अकाउंट्स डिफरेंट तरीके से बनाने पड़ जाएंगे। सिचुएशन 1 जो किताब ने नहीं डिस्कस की हुई, सिचुएशन 1 इज़ आप मैनेजमेंट के पास जाके कहते हैं भाईजान आपकी गोइंग कंसर्न तो तबाह हुई हुई है,
और वो मानते हैं कि उनकी गोइंग कंसर्न तबाह हुई हुई है और वो अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर देते हैं कि हाँ भाई हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है, और फिर वो अपने अकाउंट्स किसी अल्टरनेट बेस ऑफ अकाउंटिंग पे ले जाते हैं, कैश बेस पे ले जाते हैं, रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे ले जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप गोइंग कंसर्न नहीं हो, इसको क्लेम करो, उन्होंने क्लेम कर लिया, आपने कहा अपने अकाउंट्स बदलो, उन्होंने बदल भी लिए, इसका मतलब है कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। अब वो अकाउंट्स भी ठीक है, फाइनेंशियल, आप ये नहीं कह सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है और वो कंपनी के एसेट्स को नई वैल्यूज़ पे दिखा रहे हैं। अब इस सब में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? अगर तो सारा ट्रीटमेंट उन्होंने सही से किया है तो उसे मान जाना चाहिए कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये इतनी अहम लेवल की चीज़ है कि जिस नोट में उन्होंने कहा कि हम गोइंग कंसर्न नहीं और हम फलाना बेसिस पे हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उस नोट पे डाल दिया जाए। दिस इज़ द पॉइंट जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में और हमारी किताब ने डिस्कस नहीं किया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इफ़ कंपनी इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न और वो अपने अकाउंट्स को नॉट अ गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएं और सही से सारा काम कर लें तो यू आर गुड। आप ये नहीं कहेंगे अकाउंट्स गलत है, आप कहेंगे अकाउंट सही है और वो वाला पैरा हाईलाइट कर देंगे एम्फेसिस में, ताकि यूज़र सारे जाके पढ़ लेंगे ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप कहते हो आप गोइंग कंसर्न और वो कहते हैं हम गोइंग कंसर्न नहीं है, वहाँ पे झगड़े शुरू होते हैं। यहाँ तक अभी हमने ये नहीं देखना कि गोइंग कंसर्न की पहचान, ये नहीं देखा कि गोइंग कंसर्न की पहचान कैसे होती है, फलाना काम कैसे होता है। अभी तक हमारा सवाल ये कि गोइंग कंसर्न क्या है और गोइंग कंसर्न पूरी ना हो रही हो तो अकाउंट्स को कैसे करना चाहिए और व्हाट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट जो वो करें जिस पे हम मुतमईन हो जाएं। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, यहाँ तक कोई सवाल? ये समझ आ गया? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब वो तो किताब ने ना अलग अलग जगह पे ये चैप्टर स्प्रेड कर दिए। अदरवाइज रिस्क असेसमेंट के 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं। रिलेटेड पार्टी भी रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट का अपना चैप्टर तो चैप्टर 3 है ही रिस्क असेसमेंट। गोइंग कंसर्न भी रिस्क असेसमेंट में आता है, फ्रॉड भी रिस्क असेसमेंट में आता है। तो ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो मिला के रिस्क असेसमेंट में काउंट होने चाहिए, और इसी तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर भी रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन हमारी किताब ने सिर्फ चैप्टर 3 में 315 नामी स्टैंडर्ड को रिस्क असेसमेंट में दिखाया और 240 फ्रॉड को उसके साथ जोड़ के बताया है। ये भी रिस्क असेसमेंट है, यानी कि गोइंग कंसर्न इज़ नॉट एन एरिया जिसका आपने ऑडिट करना है। आप ऑडिट करते हुए सेल्स को ऑडिट कर रहे हैं, परचेज को ऑडिट कर रहे हैं, रिसीवेबल को ऑडिट कर रहे हैं, पेबल को ऑडिट कर रहे हैं, तमाम एरियाज़ को ऑडिट कर रहे हैं। देयर इज़ नॉट एन एरिया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम हो गोइंग कंसर्न। ऐसा नहीं है हमारे टीम मेंबर में से हम कहेंगे हाँ भाई मिस्टर एक्स तुमने गोइंग कंसर्न को ऑडिट करना है। गोइंग कंसर्न का ऑडिट नहीं होता। गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है, एक चीज़ है जो सब मानते हैं कि फाइनेंशियल्स में है। अगर ऑडिट करते हुए किसी भी एरिया में आपके सामने एक ऐसी निशानी आई जिससे आप घबरा गए कि शायद इनकी गोइंग कंसर्न हिट होने वाली है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ से स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में हमने तबसरा किया कि गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं और अकाउंटिंग में इसका क्या इम्पैक्ट है। इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू केम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ आपको ऐसी निशानी नज़र आ रही है जिससे आपको लग रहा है ओहो, फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने पहले जो है वो बहुत ज़्यादा खबरें आम थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। क्या किसी ने हमें नोटिफिकेशन दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है? दिया था, हमें इंडिकेशन दी थी, हमारे सामने कुछ निशानियाँ आई थी। किसी ने आगे हमें ये नहीं बताया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, लेकिन हमें वो निशानियाँ नज़र आना शुरू हो गई जिनसे हम घबरा गए थे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल, दुनिया ने लोन देने से इनकार कर दिया, पड़ोसी मुल्कों ने भरोसा करना ख़त्म कर दिया, रिज़र्व्स नीचे से नीचे जाना शुरू हो गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोन कोवेनेंट्स की शदीद तरीन ब्रीच कर दी। जो आलमी इदारों से हमने पैसे पकड़े हुए थे उनके उसमें बेमानियाँ करनी शुरू कर दी, गलत रिपोर्ट्स उठा के दे दी। हमारे रिलेटेड मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों ने ओपिनियन बना लिया कि तो झूठे लोगों का मुल्क है, इन्होंने आधे से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हमें भेजी हैं वो तो झूठ पर मबनी है। इन सारी सिचुएशन को देख के हम सारे घबरा गए और हमने कहा कि ये सारे तो इंडिकेटर्स हैं, इस सबसे तो हमें लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां सामने आना शुरू हो गई थी जिससे डर लग रहा था कि पाकिस्तान ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। तो इंडिकेटर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां को देख के आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद ये इदारा ख़त्म होने लगा है। कमिंग बैक टू कंपनी, एक एंटिटी है, एक एंटिटी में ऐसी क्या निशानियाँ होंगी कि हम कहेंगे कि ये तो इसकी गोइंग कंसर्न आउट हो रही है? 3 तरह की निशानियाँ हो सकती हैं। फाइनेंशियल निशानियाँ हो सकती हैं, ऑपरेशनल निशानियाँ हो सकती हैं,
कुछ अदर निशानियाँ हो सकती हैं। फाइनेंशियल निशानियाँ, कंपनी की नेट एसेट्स के बजाय नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ गई है, उलट हो गया, लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स कम है। तो जैसे आप नेट एसेट्स दिखाते हैं ना, ऐसी कंपनी में उलट दिखाते हैं, हम नेट लाइबिलिटी दिखाते हैं। नेट लाइबिलिटी पोजीशन आ गई, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, लोन मैच्योर हो रहे हैं और लोन पे करने के पैसे नहीं है, एसेट्स तबाह होना शुरू हो गए, रिसीवेबल से रिकवरी अच्छी नहीं हो रही, क्रेडिटर्स अब आपको क्रेडिट पे काम करने अलाउ ही नहीं कर रहे, वो आपसे कहते हैं कैश दोगे तो ट्रांजैक्शन करेंगे वरना नहीं करेंगे, आपकी जो रेशियोज़ हैं वो एडवर्स हो चुकी हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। ऑपरेशनल इंडिकेटर हो सकते हैं, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री में कुछ रुकावट आ गई है, आपको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया है, आपके लोग छोड़ के चले गए हैं, आपके कुछ की मैनेजरियल पोजीशन के लोग चले गए हैं। तो समटाइम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं होती, ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी होती है कि आपको फाइनेंशियली मसला नहीं होता लेकिन आपकी टीम में टूट पड़ गई होती है, आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते। देखा जाए तो मतलब अगर हम बात करें कि कोई पीटीआई पे कोर्ट के कह देगी तो ख़त्म होने वाली है, तो हम कहेंगे भाई तुम क्यों कहते हो, तो कहेगा देखो तो सही, हम कहेंगे नहीं मसला ही कोई नहीं, इमरान खान आज भी जब भी चाहे तो कोई भी एक अकाउंट बना के 20 करोड़ रुपए कमा सकता है। वो आज कहे एक आवाज़ दे तो दुनिया दूसरे मुल्कों से अरबों रुपया वापस पाकिस्तान भेज दे। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्टी किस किस्म की है, ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी। जो टीम मेंबर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, उनमें फूट पड़ी हुई है, वो घबरा गए हैं, डर गए हैं, या उन्हें ज़्यादा बेहतर गेम समझ आ गई है, ठीक है, या वो एक डिफरेंट पार्टी की तरफ जा रहे हो, कह रहे हैं ठीक है बस जब तक अलूज पे थी हमने काफ़ी हाथ धो लिए, अब वक्त है किसी नई पार्टी की तरफ जाने का। ऑपरेशनल समझ आया, ये फाइनेंशियल नहीं होता लेकिन आपको कुछ रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, आपका प्लांट काम करना बंद हो गया, आपको ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे, आपकी सप्लाई शॉर्ट हो गई, आपके बंदे शॉर्ट हो गए, ये ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं। तीसरा, अदर तरह की डिफ़िकल्टीज़, ये नज़र नहीं आती, इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल एक अचानक से नया लॉ आ जाए, वो लॉ उस चीज़ को ही बैन कर दे जो कि आपका बिज़नेस था। अचानक से मुल्क में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाए कि लोग आपकी तरफ आना ही छोड़ दें। अब अगर देखें ना, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल अपनी जगह, कोरोना आया, जो शादी हॉल थे और जो सिनेमा हॉल थे, फाइनेंशियल मसला नहीं था उन्हें, ऑपरेशनल मसला भी नहीं था, एक अजीब सा अदर मसला था जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि अब तो हम बंद हो जाएंगे और पता नहीं दोबारा कभी खुलते भी हैं या नहीं खुलते। तो टेक्निकली सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, जिस इंडिकेटर से आपको डर लगता है कि अब हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही। इंडिकेटर समझ आए, या इंडिकेटर पे आप में से कुछ बोलना चाह रहा था, को आवाज़ सी आई थी हल्की सी। इंडिकेटर क्लियर है? इंडिकेटर से हमें ये लग रहा है डूबा नहीं है इदारा, वो क्या है, वो डूब रहा है, डूबा तो नहीं है अभी, ठीक है, हाँ, वो साहिल पे आपको खड़े होके वो बंदा अभी डूबने की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो अभी डूबा नहीं है, अभी डूबने की तरफ जा रहा है। इंडिकेटर्स है, ये तो बड़ी मज़े की कैप्शन वो हो गई है, तो पढ़ाते हुए जो ना, जहाँ रिस्क इंडिकेटर लिखे हो नीचे ये जुमला लिखा हो गया है कि वो क्या है, वो साहिल पे खड़े हो तो ठीक है, उन्होंने कहा साहिल पे खड़े हो क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं। और ऊपर से ये ऑनलाइन वाले ऑडियंस भी ऐसे कमाल है। मैंने भी इसी तरह ना एक दफ़ा क्लास में एक बच्चे ने इस तरह से शेयर वो किया, वो उसका सुन के मैंने बोला, वो ऐसा क्लिप काट के पीछे इमोशनल साउंड्स डाल के वो अजीब ही वीडियो बना दी, ठीक है। मैं इसलिए ना बार बार इशारे कर करके वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि जो है ना कटिंग करने वाले को काफ़ी दिक्कत करनी पड़े। इंडिकेटर तो अभी लग रहा है कि वो डूबने वाला है, वो अभी डूबा नहीं है। अब इस इंडिकेटर देखते साथ ही ऑडिटर घबरा जाएगा, ऑडिटर समझ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होने के चांस बढ़ गए हैं, दौड़ा जाएगा मैनेजमेंट के पास, उनसे कहेगा आपको पता है कंपनी में क्या चल रहा है? कहेंगे क्या चल रहा है? कहेगा डूबने वाली है। कहते ना करें, आपको कैसे पता? तो ऑडिटर कहेगा आपको समझ ही नहीं आ रहा कंपनी डूब रही है? होगा नहीं, सब ओके। इससे ऑडिटर और परेशान हो जाएगा। अगर तो वो भी उतना ही डरे बैठे हो जितना ऑडिटर डरा बैठा है ना, तो फिर उसे थोड़ा सा समझ आएगा कि हाँ भाई ठीक है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं या इनको अंदाज़ा है कि क्या मसलो मसाइल है। अगर आप उनके पास जाते हैं तो आप सबसे पहला सवाल उनसे पूछेंगे कि भाई वो याद करें आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना, ज़रा दिखाएं तो सही अपनी असेसमेंट। आपने असेसमेंट देखी, आप जिस वजह से डरे थे आपने देखा, आप एक हॉस्पिटल को ऑडिट करने आए थे, हॉस्पिटल के 5 मेन डॉक्टर्स से जिनमें से 3 डॉक्टर चले गए और हॉस्पिटल की एक ख़ास किस्म की मशीन थी जिस पे टेस्ट करना बड़ा मशहूर होता था, वो इन 3 डॉक्टर्स में से एक की थी, वो मशीन भी उठा के ले गए। अब आपकी मशीन भी चली गई है, आपके 3 डॉक्टर भी चले गए हैं,
तो आपको ये डर लग रहा है कि ये इदारा डूब जाएगा, तो आप मैनेजमेंट से जाके कहेंगे भाई ज़रा अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट तो दिखाएं। उनकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट देखने के बाद आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या इसमें उन 3 डॉक्टर्स का जिक्र है, क्या इसमें उस मशीन के जाने का जिक्र है। अगर जिक्र है तो ऑडिटर कहेगा हाँ भाई ये परेशानी है, इसका कोई हल निकाला उन्होंने, वो आपको कुछ सोल्यूशंस बताएंगे। जब आप उनसे इंक्वायर करेंगे तो आपको बताएंगे कुछ सोल्यूशंस। वो कहेंगे मसला ही कोई नहीं, 3 डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, 4 और नए आ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे भी आप इमरान खान को जाके पूछें कि भाई आपकी पार्टी तो ख़त्म हो रही है, वो कहेगा कहाँ ख़त्म हो रही है। आप कहेंगे मुझे ये इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, वो कहेगा जी आपको ये इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, मैं अब आपको बताता हूँ मेरी अंदर खाते किस किस से बात चल रही है। ठीक है, अंदर खाते से ठीक है। तो अब अगेन मतलब हम बाहर के बंदे, हमें जो डर लग रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा डरना तो उस इदारे को चाहिए ना जिसका मसला है। तो उस इदारे ने ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट निकाले हुए होंगे, सोचे हुए होंगे। वो हमें बताएंगे कि ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है। जब वो अरेंजमेंट हमें बताएंगे, वो कहेंगे जी 3 डॉक्टर जा रहे हैं, हमारी 5 डॉक्टर से बात चल रही है। वो कह रहे हैं मशीन चली गई है, हमने नई मशीन का ऑर्डर दे दिया और वो इम्पोर्ट होने वाली है महीने के अंदर। आपने कहा जी फलाना मसला, उन्होंने कहा एक नया इन्वेस्टर आ गया, उससे मसला भी हल हो जाएगा। वो बताते जा रहे हैं और आप मानते जा रहे हैं, क्योंकि स्केप्टिसिज्म तो आपको छू के भी नहीं गुजरा। वो बताते जा रहे हैं और आप शक करते जा रहे हैं। आप कहेंगे भाईजान 1 मिनट, डॉक्टर से बात हुई है, कैसे बात हुई है? चुपके से कान में तो नहीं जाके बोला होगा ना, आ जाओ। कोई कागज़ होगा, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज होगा, कहीं कोई कम्युनिकेशन तो होगी। वो कम्युनिकेशन दिखा दोगे डॉक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर वो जो इम्पोर्ट हो रहा है माल, किसी कागज़ से इम्पोर्ट हो रहा होगा, वो कागज़ देख लिया जाए। कहने का मतलब है मैनेजमेंट आपको एक्शंस बताएगी अपने, मैनेजमेंट कहेगी हम ऐसा कर रहे हैं। आप उस इदारे की कैश फ्लोज देखेंगे, उस इदारे की एक्सपेक्टेशन देखेंगे, वो इदारा कितनी सलाहियत रखता है अपनी गोइंग कंसर्न पे वापस जाने की, आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कई तरह के आउटकम हो सकते हैं। आउटकम नंबर 1, जब आपने कहा गोइंग कंसर्न असेसमेंट दो, तो उन्होंने कहा कौन सी असेसमेंट? ये डॉक्यूमेंट तो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके मुँह से सुना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो स्कोप लिमिटेशन है, इतना अहम डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। डॉक्यूमेंट भी बड़े अहम वाला, गोइंग कंसर्न वाला, अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है इनके पास, फिर तो ये स्कोप लिमिटेशन परवेसिव लेवल की है। फ़र्ज़ करें उनके पास वो डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा हमने असेसमेंट की हुई है, ऑडिटर ने कहा हाँ बहुत लंबी चौड़ी, उन्होंने कहा बहुत लंबी चौड़ी 10 महीने की असेसमेंट की हुई है। हमने कहा 1 मिनट, स्टैंडर्ड कहता है 12 महीने, उन्होंने कहा 12 ज़रा आगे था, अगले 2 महीने में नज़र नहीं आ रहे थे सही से, हमारा दिमाग 10 महीने तक चल रहा था। तो अब असेसमेंट मौजूद है लेकिन पूरी नहीं है, ये दूसरा आउटकम। पहला आउटकम असेसमेंट है ही नहीं, दूसरा आउटकम असेसमेंट है लेकिन वो पूरी नहीं है, वो उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। तीसरा आउटकम, आपको शक लग रहा है कि गोइंग कंसर्न है, उनको नहीं लग रहा। आप कहते हो आपको अकाउंट्स बदलने की ज़रूरत है उनको, और वो कहते हैं कि हमें अकाउंट्स नहीं बदलने, ये तीसरा आउटकम। चौथी आउटकम, आप कहते हो अकाउंट्स बदलो और वो अकाउंट्स बदल देते हैं। ये आउटकम हमने पहले डिस्कस की थी, हमारे चैप्टर ने डिस्कस नहीं की इसे। पाँचवीं आउटकम, गोइंग कंसर्न है लेकिन एक अनसर्टेनिटी सी है। कंपनी गोइंग कंसर्न है लेकिन कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस हुआ हुआ है। वो लीगल केस ऐसा हुआ हुआ है कि कभी भी आपकी जो गोइंग कंसर्न है वो दांव पे जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बिल्कुल सही चल रहा हो से, अब जब एग्जांपल में पीटीआई तो फिर नून लीग का भी एग्जांपल दी जा सकती है। तो फ़र्ज़ करें नून लीग को आप समझते हो कि वो गोइंग कंसर्न है लेकिन एक अनसर्टेनिटी हो, एक वॉल्यूम 10 हो जो दबाया हुआ हो। अब पता नहीं आप वॉल्यूम 10 याद भी है या नहीं। एक वॉल्यूम 10 था जीआईटी का जिसमें बहुत ख़तरनाक बातें थी और उस वॉल्यूम 10 को छुपा दिया गया। तो शायद एक अनसर्टेनिटी हर वक्त मौजूद है कि जब दिल करेगा गोइंग कंसर्न तबाह करने का, वॉल्यूम 10 मंजर आम पे ले आया जाएगा। जी जी, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि गोइंग कंसर्न है इदारा लेकिन एक अनसर्टेनिटी है, एक नॉन अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल लीगल केस हुआ हुआ है, तो ऑडिटर उनसे कहेगा भाई अपने अकाउंट्स बनाओ, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन डिस्क्लोजर दे दो कंटिजेंट लायबिलिटी का। डिस्क्लोजर दे दो कि एक लीगल केस है जो शायद हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और अगर वो डिस्क्लोजर दे दें तो आइडियली मुझे उसे हाईलाइट कर देना चाहिए। यहाँ स्टैंडर्ड में एक पोर्शन दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न का आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं। 700 में याद है एक पोर्शन गोइंग कंसर्न वाला, वहाँ वी आर अलाउड कि अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न है, नंबर 1, नंबर 2 एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और नंबर 3 वो मटेरियल अनसर्टेनिटी उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज की हुई है। इन दैट केस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में वो एरिया ऐड कर सकते हैं जिसमें आप उस अनसर्टेनिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। याद रहेगा?
जी, मतलब जैसे हमने कहा ना कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसके 700 मिलियन के एसेट्स हैं, उसके ऊपर एक लीगल केस हुआ हुआ है और लीगल केस जो है वो 550 मिलियन का लीगल केस हुआ हुआ है। अगर वो लीगल केस हार गए तो शायद कंपनी बंद करनी पड़ जाए, लेकिन वो लीगल केस ना हारे हैं ना जीते हैं, वो अभी दरमियान में पेंडिंग है। इतना अहम लीगल केस है, ऑडिटर ने इनसे कहा डिस्क्लोज कर दो, उन्होंने डिस्क्लोज भी कर दिया। बट चूंकि वो ऐसा लीगल केस है जो गोइंग कंसर्न की तरफ जा सकता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी जो गोइंग कंसर्न की तरफ जा रही है, तो ऑडिटर उसको एक खास तरीके से हाईलाइट करेगा। विदाउट मॉडिफाइंग ओपिनियन, विदाउट गोइंग इनटू एम्फेसिस ऑफ डिटेल, विदाउट क्वालिफाइंग द ओपिनियन, ऑडिटर साफ रिपोर्ट में एक पैरा ऐड कर देगा, वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स वो वाला पैराग्राफ जहां उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का जिक्र है। एंड सरप्राइजिंगली स्पीकिंग ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं है, ये गोइंग कंसर्न का अपना खास पैराग्राफ है जो 700 ने हमें बताया था। याद रहेगा? जल्दी जल्दी से इसकी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जी, इस रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी, ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का ऑफिशियल कंटेंट है। लें जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इवेंट और कंडीशन, ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। आपने देखना है कि कुछ ऐसे इवेंट्स कंडीशंस तो नहीं है जो हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगे गोइंग कंसर्न आउट हो रही है। लिस्ट दे दी, फाइनेंशियल के अंदर नेट लाइबिलिटी पोजीशन, फिक्स्ड टर्म बोरोइंग ऐसी हो रही है, फलाना ऐसे हो रहा है, फलाना ऐसे हो रहा है, फलाना ऐसे हो रहा है, डिविडेंड्स नहीं मिल रहे, डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, मसलों मसाइल आ रहे हैं, कैश की लिमिटेशन है, फाइनेंशियल। देन आते हैं ऑपरेशनल में, मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि बंद करने लगे हैं, की मैनेजमेंट चली गई है, मेजर मार्केट कस्टमर चला गया है, मेजर लाइसेंस चला गया, लेबर डिफिकल्टी, सप्लाईज की शॉर्टेज, एमरजेंसी, वो सक्सेसफुल कंपेटिटर है वो इमर्ज हुआ है, उसने आपको तंग करना शुरू कर दिया है। अदर फैक्टर्स के अंदर लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया, कोई पेंडिंग लीगल केस है, कोई और मसलो मसाइल हैं, कुछ ऐसे डिज़ास्टर हैं जो कि अंडर इंश्योर्ड थे या अन इंश्योर्ड थे और अचानक से डिज़ास्टर हुआ और कंपनी जो है ना वो उसको फाइनेंशियल या ऑपरेशनल मसला नहीं था, लेकिन फॉर एग्जांपल अचानक से नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो गई, अचानक से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे उस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। जैसे एक ज़माने में लेस का बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि जी वो लेस तो ये तो हराम वो है, चिप्स है, ये तो खाएँ तो ये तो खाना हराम है, तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल गया था कि लेस की गोइंग कंसर्न के ऊपर बातें आना शुरू हो गई थी। तो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर, फिर क्या होगा, मैनेजमेंट के पास आएंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे हाँ भाई आपने कोई असेसमेंट वगैरह की या नहीं की। अगर असेसमेंट नहीं हुई तो कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हुई, तुम बताओ फिर तुम्हें कैसा लगता है गोइंग कंसर्न हो, मुझे तो लग रहा है तुम लोग तो तबाह हो रहे हो। और अगर असेसमेंट हुई है तो हम देखेंगे क्या उन्होंने भी वो इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं और उनका प्लान क्या उसको एड्रेस करने का। फिर क्या होगा, वो अपने प्लान्स बताएंगे, हम उसको देखेंगे, हम उनके कैश फ्लो को एनालाइज डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल्स देखेंगे, टर्म्स ऑफ डिबेंचर लोन एग्रीमेंट देखेंगे, मिनट्स पढ़ेंगे, लीगल काउंसिल वालों से पूछेंगे, फलाना से पूछेंगे, उनके प्लान जो कस्टमर मायूस हैं जिनके अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। हम उनके सारे एक्शंस की स्क्रूटनिंग शुरू कर देंगे, यूँ समझेंगे हम उनके जितने भी सोल्यूशंस हैं उसको ऑडिट शुरू कर देंगे। इसको ऑडिट करने से हमारे पास कुछ सिचुएशन आएंगी। सिचुएशन 1, गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है तो ओपिनियन क्या आएगी, एडवर्स। भाईजान हम किसी किस्म की ओपिनियन हम आपके फाइनेंशियल्स को ठीक नहीं मानते। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, यानी आपको लगता है गोइंग कंसर्न ठीक नहीं और उन्हें लगता है ठीक है, आपको लगता है अकाउंट्स और तरह से बनने चाहिए, उनको नहीं लगता, इसका मतलब है उन्होंने अकाउंट्स में जो लिखा है कि हम गोइंग कंसर्न है, आपको लगता है ये अजम्पशन, तो एक लाइन की गलती है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। फंडामेंटल है यूजर्स के लिए, याद है परवेसिव, अगर डिस्क्लोजर है तो ऐसा डिस्क्लोजर जो यूजर्स के लिए बड़ा फंडामेंटल है। डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन। दूसरी सिचुएशन, दूसरे को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले से डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड असेसमेंट। मैनेजमेंट अनविलिंग है असेसमेंट करने के लिए या असेसमेंट को एक्सटेंड करने के लिए, या तो असेसमेंट दे ही नहीं रहे, या दे रहे हैं तो 10-11 महीने की या 12 महीने की नहीं है। अगर तो 10-11 महीने की फिर तो मटेरियल मसला है, और अगर सिरे से ही नहीं दे रहे पर वैसे मसला है तो डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड डिपेंडिंग अपॉन कितनी इन्फॉर्मेशन है जो वो विदहोल्ड कर रहे हैं। फिर सिचुएशन आती है गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उन्होंने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी दे दिया है। तो फिर क्या होगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद सेपरेट सेक्शन इन रिपोर्ट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू
तो आप अगर जाके देखेंगे तो साइटिंग में नीचे लिखा हुआ था गोइंग कंसर्न की, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी फॉर गोइंग कंसर्न है। तो ये 700 के वो जो 14 ऑफिशियल एलिमेंट्स थे उनमें से एक है, जिसमें गोइंग कंसर्न हमने कहा था कि एक स्पेशल केस है, खास जगह आएगा। तो अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न ओके है, मटेरियल अनसर्टेनिटी और उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर सब कुछ वैसे ही है लेकिन उन्होंने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया, मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी या परवेसिवनेस ऑफ द इशू, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, आप क्वालिफाइड या एडवर्स दोनों में से कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये किताब ने एक मैप डिस्कस किया, मैं बिल्कुल एंड पे मतलब लास्ट स्लाइड के बाद आप लोगों से सवाल लेता हूँ। एक छोटी सी सिचुएशन और भी है कि आपने दोस्त विद गवर्नेंस से हमेशा डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि ये इशू गोइंग कंसर्न को हिट कर रहा है, आप उन्हें बताएं। ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, आप उन्हें बताएं। इस इशू का प्लान क्या, आप उन्हें बताएं। प्लान ठीक नहीं लगा तो उन्हें बताएं। और इवन अगर आपको किसी जगह लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल में डायरेक्टर्स की वजह से सिग्निफिकेंट डिले है, आप उनसे कह रहे हैं क्यों नहीं मुझे साइन करके फाइनेंशियल दे रहे, वो कह रहे हैं नहीं अभी रहने दो ज़रा, 2-3 दिन हमने सोचना है फिर आपको बताना है। आपको अगर लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो डिले कर रहे हैं तो उसकी तहकीक करें। स्टैंडर्ड कहता है हो सकता है पीछे आपको गोइंग कंसर्न मिल जाए। अगर गोइंग कंसर्न है तो इस स्टैंडर्ड के आपने सारे स्टेप्स लगाने हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टार्ट होता है एक इशू से, एक डाउट से जो आपको अचानक से आया, और उसके बाद आपने फिर गोइंग कंसर्न को खोदना शुरू कर देना है। अगर कोई डाउट आया ही नहीं, आपको कोई ऐसा इंडिकेटर मिल ही नहीं रहा, तो ये स्टैंडर्ड स्टार्ट ही नहीं होगा। ये स्टार्ट ही तब होगा जब यू हैव अ डाउट, और आप इस डाउट को फिर परखने जाते हैं और जाके उनसे पूछते हैं। यहाँ पे मैं से रोकता हूँ, बताइए सवाल। ये भाई का सवाल था, ठीक है जी। अब अगेन देखें, एक है गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट होना। गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट होना हमेशा प्रोवेसिव लेवल की बात है। एक है गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट नहीं है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, लेकिन एक बड़ा लीगल केस है। अभी जो बड़ा लीगल केस है ना, एक ऐसा लीगल केस होता है जिसका साफ नज़र आ रहा होता है ये ख़त्म तो पूरी कंपनी कंफर्म ख़त्म, और एक ऐसा लीगल केस होता है जिसमें आपको पता होता है ये ख़त्म तो कंपनी पे बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। तो वो जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, वो जो एक डाउट है, वो जो एक अबाउट गोइंग कंसर्न, अगर वो डाउट परवेसिव लेवल का है और वो डिस्क्लोजर नहीं दिया तो डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन। और अगर वो डाउट मटेरियल लेवल का नहीं ऐसा है जो कंट्रोलेबल लग रहा है कि कोशिश करके, लेकिन फिर भी बताना तो चाहिए था इन्हें, नहीं बताया, परवेसिव जितनी गलती तो नहीं मानेंगे लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। जी एक मिनट, इधर से एक और सवाल भी था, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। ठीक है जी। इसने कहा, इन्होंने कहा कि जी एक डॉक्टर छोड़ के गया, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? नहीं, अब रेजिग्नेशन लेटर तक वो कहाँ पहुँचेगा? तहकीक करते करते आहिस्ता आहिस्ता। जिनका डॉक्टर छोड़ के गया होता है ना, उधर के बच्चे को पता होता है डॉक्टर छोड़ के गया है। भाई जिस इदारे में इतना अहम डॉक्टर छोड़ के चला गया कि सारी मार्केट को खबर है, सबको परेशानी है, तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह से कोई मतलब 2-3 अहम डॉक्टर छोड़ के चले जाएं तो वहाँ के नीचे से लेके ऊपर तक के सारे स्टाफ को भी पता होगा, ऑफिस बॉय को पता होगा, स्वीपर को पता होगा, बाहर जो रेडी लगाते हैं उसको पता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो सामने आ जाते हैं। अगर एक इदारे पे मुश्किल टाइम आ रहा हो ना तो एम्प्लॉयज़ डरे बैठे होते हैं, उनके चेहरे सहमे हुए से होते हैं। इन्होंने कहा जी टीचर आ रहा है, सबको पता है। क्या मैंने कभी किसी जगह एक्सप्रेसली कहा कि टीचर कंफर्म आ रहा है? किसी जगह कोई कंफर्म स्टेटमेंट? आप इंडिकेटर्स पे चल रहे हैं, आप इंडिकेटर से अपने प्रॉब्लम निकालते, सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने अगर कभी एक्सप्रेस स्टेटमेंट दी है तो वो ये दी है कि अगर फलाना टीचर ने अपना कॉलेज छोड़ा तो ठीक है, अगर वो कॉलेज छोड़ दिया तो फिर हम ज़रूर रब्ता कर सकते हैं कि हमें लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर, उनकी जगह यहाँ पे, यहाँ कंपैटिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कॉलेज को छोड़ा ही नहीं तो हम जाके क्यों कॉलेज के ख़िलाफ़ साजिश करें? हम तो अपने अखलाकियात के दायरे में रहेंगे। तो अब सिर्फ ये देखना है कि अगर वो ऐसी को खबर है तो हम उसके पीछे जाएं। अभी तक तो ऐसी को खबर कंक्रीट हुई है क्या? फेसबुक पे आप लोग ही कंफर्म न्यूज़ चला रहे हैं। क्या पोस्ट में क्या लिखा हुआ था कि कोई टीचर आ रहे हैं? पोस्ट में क्या लिखे हुए थे, अल्फाज क्या थे? गुड न्यूज़। तो गुड भाईजान, ये आप अभी थोड़े बड़े हो जाएं तो आपको पता लगेगा गुड न्यूज़ तो बहुत सारी तरह की होती है। तो वो गुड न्यूज़ का मतलब होगा अर्ली एनरोलमेंट। अच्छी खबर कोई भी हो सकती है,
ठीक है, तो अच्छी खबर कोई भी हो सकती है। आप ये गुड न्यूज़ से आपने एकदम से टीचर क्यों सोच लिया? कमेंट में क्लियर हुआ है, कमेंट में हमने कुछ क्लियर किया है, आपने किया है ना। तो हमने किसी भी जगह कोई गलतफहमी फैलाई है? हमने किसी जगह कोई गलतफहमी फैलाई है? आप लोग ही बार बार आके कह रहे हैं सर बताएं सर बताएं, हम कहते हैं जी अगर ऐसा हो गया तो शायद ऐसा हो जाए। हम तो थ्रू आउट अगर पे चल रहे हैं, चूँकि मार्केट में इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ देखा हो तो वो आके हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कुछ परेशानी है या कुछ इस तरह से कुछ। तो इसलिए देखें, हमारी तरफ से अगर कोई खबर होगी तो वो डाउट वाली नहीं होगी, वो कंफर्म खबर होगी। अगर हुई नहीं होगी तो नहीं होगी। आप लोग इस पे क्यों, मतलब हम एब्सोल्यूट बात करते हैं, आप जो है वो मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, देखें सपोर्ट कैन भी ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक टीचर के साथ अगर हमारा अच्छा ताल्लुक हो या अगर लगता है कि हमारा कम्बिनेशन है तो ज़रूरी थोड़ी कि वो कम्बिनेशन यहीं पे आके पूरा हो सकता है उस बिल्डिंग के ऊपर हमारे कॉलेज का नाम आ जाए। मतलब जब उल्टा सीधा सोचना ही है, उल्टा सीधा सोचना है तो फिर तो किसी तरफ भी जाके भाई यूं भी हो सकता है कि हम कहें कि ठीक है जी एक जगह टीचर हो दूसरी जगह उसकी क्लासें हो, वाह टीचर कहीं और क्लासें कहीं और। साइंस कितनी तरक्की कर गई है। तो इसलिए ना मतलब आप खामखा गलत उल्टी सीधी सोचे मत सोचें। आप लोग अभी सारा टाइम फोकस करें पढ़ाई पे। हम तो अर्ली एनरोलमेंट भी अनाउंस नहीं करते कि बच्चे पढ़ते रहें। क्रैश कोर्सेज ख़त्म होने वाले होंगे उस वक्त हम देख लेंगे कि अर्ली एनरोलमेंट का अगर प्रेशर बढ़ा तो अनाउंस कर देंगे। किनको, कौन, कहाँ? मैं जिनकी एग्जिस्टेंस पे अभी तक जो है वो मतलब उस पर क्लैरिफाइड वो नहीं वो कर रहा, आपने तो मतलब एडवांस लेवल की बात भी कर ली। ठीक है जी, पढ़ें। गोइंग कंसर्न समझ आया। इंडिकेटर्स होते हैं और इंडिकेटर वो हैं जो मैनेजमेंट भी मानती हो। ठीक है, आप खुद ही से जो है ना मैनेजमेंट पे वो चढ़ाई करके या उस तरह से करके। चले मैं एक चीज़ जो क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को ना हमारी तरफ से एक एक्शन से ऐसा लगा है, हमारा पीपी का एक बैच था जिसमें हमने ख़वातीन का एडमिशन बंद कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज के पिछली दफ़ा भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़वातीन आई थी। हमारा कैंपस जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पाता है, एक मुनासिब लोड को फैसिलिटेट कर देता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, बहुत ज़्यादा रशी क्लासरूम्स हों, बहुत ज़्यादा कॉरिडोर्स में रश हो, बहुत ज़्यादा जगह जगह रश हो, तो उसमें ना इनडिसेंट लगता है हमें कि हम ख़वातीन के साथ भी, क्योंकि या तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हम ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट कर सकें। तो इसलिए हमने इस दफ़ा कोशिश की थी कि एक ट्राई करें कि हम ख़वातीन को अच्छे डिसेंट तरीके से क्लासेस लेके चल सकें। सेशन के बीच में भी कुछ अजीबोगरीब सी बातें मुख्तलिफ वो हुई कि ख़वातीन थोड़ा सा मतलब इनडिसेंट फील कर रही हूँ या इस तरह से, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बॉयज़ की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी कि प्री रिज़ल्ट में हमारे पास शायद टोटल मिला के कुछ 3 थी और स्टूडेंट्स तकरीबन जो मेल स्टूडेंट्स थे वो 2000 प्लस। अब वो इतना बड़ा मिसमैच हुआ था, तो उसकी वजह से फिर हमें लगा कि ठीक है 20 ख़वातीन है, थोड़ी ख़वातीन हम इनको कवर कर लेंगे। पोस्ट रिजल्ट में हमारे पास ख़वातीन एकदम से काफ़ी ज़्यादा आ गई और रेशो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। तो उसके बाद से हम उनको सेपरेट रूम नहीं दे पा रहे थे स्टडी के लिए। उनका जो कॉमन रूम है वहाँ पे मसलो मसाइल आ रहे थे। और जब हमने सेशन स्टार्ट किया लास्ट टाइम तो 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं तो अपनी दुनिया में बैठा हुआ था, अचानक से मुझे ये आगे कॉलेज टकरा गया, जगह मिली, शुरू कर दिया। पिछले कॉलेज को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं थी, किसी बच्चे को कोई पर्सनल मैसेज नहीं किया, कहीं कोई कोशिश नहीं थी कि किसी को तोड़ के वो किया जाए। सेम गोज़ विद मेरे साथ एक और दूसरे टीचर आए, वो भी एक और जगह से आए थे, उन्होंने भी वहाँ के भी बच्चों को उस तरह से कोई कोशिश नहीं की। तो हमने 0 से जब वो किया और प्री रिज़ल्ट में ही हमारे पास 2000 प्लस हो गए और अभी सेशन एंड तक 3000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि अब हमारा जो एक नेचुरल इंक्रीमेंट है, जो हमारे पास ग्रुप ए में बच्चे, इस वक्त हमारे पास ग्रुप ए में 850-900 के करीब बच्चे हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों के 2500 के करीब पेपर बन जाते हैं। तो हम अगले सेशन में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ह्यूज नंबर है इंशाल्लाह। उसमें फिर हमें लगता है कि हम शायद इस कैंपस में रहते हुए ख़वातीन को सही से फैसिलिटेट ना कर सकें। फॉर दैट पर्पज़ मैं काफ़ी अरसे से बीच में जब मौका मिलता था मैं पीछे ढूंढ रहा था कि मुझे कोई कैंपस वगैरह मिल जाए, लेकिन ये सेशन में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है कि हमारी अपनी क्लासें भी जो है ना वो अभी तक चल रही हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं।
तो स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि जो गैप वाला टाइम है क्लासेस के एंड पे, अगर मुझे कोई कैंपस इस तरह का नज़र आ जाता है आसपास जहाँ पे हम ख़वातीन को सेपरेटली भी डील कर सकें ज़रा डिसेंट तरीके से, तो फिर हम इस तरह से कर रहे होंगे। तो हमारी तरफ से वाहिद इंडिकेशन जिससे आप लोगों के जहन में इस तरह के गुमान बन रहे हैं वो ये है कि हमने ख़वातीन को अगले आने वाले सेशंस में जो है ना, वो जिन्होंने अभी कहा कि जी अगले सेशंस वगैरह में, तो हम उनको भी रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगले सेशन में अगर हम अपने 3000 से 5000 का एक नेचुरल इंक्रीमेंट सोच रहे हैं विदाउट एंट्री ऑफ एनी अदर, ठीक है, तो भी ये कैंपस इस काबिल नहीं होगा कि हम यहाँ पे एक अच्छे तरीके से ख़वातीन को डिसेंट तरीके से जो है यहाँ पे अकोमोडेट कर सकें। तो नॉट अगेंस्ट ख़वातीन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ख़वातीन के, जब हम उन्हें सही माहौल दे सकेंगे हम इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर सही माहौल देंगे। लेकिन जब हम अब देखें ना, ये इस कमरे में ना, मतलब आप लोगों के लिए ईजी है, मतलब ये इन्वायरमेंट ख़वातीन के लिए इंडिसेंट है, लेकिन खैर ये बहुत छोटी सी इंडिसेंसी है। इसके अलावा भी जब हमारे पास एक अच्छा ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे हम प्रॉपर सेपरेट तरीके से एहतियात से बड़े ही ख्याल से ख़वातीन को डील कर सकें, तो हम ज़रूर उस तरफ आएंगे। तो अभी आने वाले सेशन में शायद मतलब अब उसमें अगर हम सही सेफगार्ड ना लगा सकें तो बस ये एक रिस्क है कि शायद हम ख़वातीन को अगले सेशन अकोमोडेट ना कर सकें। तो लोग इस वजह से शायद उसको क्रॉस लिंक कर रहे हैं कि अगर हम ख़वातीन को किसी वजह से मना कर रहे हैं तो वो शायद हम इस वजह से मना कर रहे हैं कि कोई और साहब हैं जो ख़वातीन को नहीं पढ़ा रहे या इस तरह से। तो ये आप लोगों ने खुद ही से कनेक्ट किया, इन दो का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। विद और विदाउट दैट शायद मतलब हम लोग देखें, इस वक्त पीपी तो इस वक्त चल रहा है, हमने उस पीपी में बंद कर दिया है। इस वक्त हम क्यों बंद करें वो पीपी जिसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। हमने पिछले महीने हमारा जो पीआरसी शुरू हुआ था, हमने उसमें भी नहीं ख़वातीन को वो किया, चूँकि कैंपस पे भी आगे जब तैयारी वाले दिन हो उसमें बहुत ज़्यादा रश होगा और हमें थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है। मतलब वजह दो तरीके हैं, ये कि हम अपने कंट्रोल इम्प्रूव करें, दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा अवॉइड करें। हम दोनों तरफ जा रहे हैं कि हम अपने कंट्रोल इम्प्रूव करते हुए कुछ देर के लिए अवॉइड करें, जब कंट्रोल इम्प्रूव हो जाए तो हम दोबारा से कोशिश करें कि हम अकोमोडेट कर सकें। तो आई होप कि मतलब मैंने जो है ना बड़े वाज़े पब्लिक तरीके से उसको क्लैरिफाई कर दिया और किसी भी जुमले में मैंने किसी भी जगह नहीं कहा कि एक टीचर ने कंफर्म आना है, और मैंने एक भी जगह उनके आने का इनकार भी नहीं किया। रूल सीधा सा है, रूल सीधा सा है। हमारी आदत ये, जी देखें, हमारी आदत ये नहीं है कि हम किसी कॉलेज को तोड़ें इस तरह से करके। जब ये कैंपस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त सर अली इमरान का भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद ही डिसाइडेड कि उन्होंने वहाँ कंटिन्यू नहीं करना, और वो खुद आए। मतलब एट एनी गिवन टाइम मैंने ये नहीं कहा कि सर आप आ जाएँ तोड़ते हैं कॉलेज को, इस तरह से करते हैं। सेम गोज़ विद दैट पर्सन आप रेफ़र कर रहे हैं, हमने किसी कॉलेज को नहीं तोड़ना। अगर उनका अपना दिल है कि ठीक है वो जगह छोड़ के वो किसी और जगह पे, क्योंकि वो मतलब सम टाइम ये होता है कि वो कहते हैं चलो ठीक है एक नई जगह पे जाके ज़रा एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक थोड़ा सा मतलब इस्लामिक इन्वायरमेंट उनकी ख्वाहिश होती है। तो अगर वो उस नीयत से वहाँ से निकले तो ज़रूर मैं फिर जो है वो जाके उनसे कहूँगा कि जी अगर ये नीयत है तो अच्छे लोग हम भी हैं, आप थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो ज़रा मिल के कुछ दरमियाना सा कुछ वो हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने वो कॉलेज छोड़ा, अगर कॉलेज नहीं छोड़ा तो बहुत आसान सी बात है आप लोगों के लिए। आप मेरे से क्यों पूछते हैं, परेशान क्यों होते हैं? आप जाके उस कॉलेज से पूछ लें अगले सेशन का एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या एक्सप्रेसली उन्होंने कहा नहीं हो रहा? तो बस अभी एक्सप्रेसली नहीं कहा, तो इसलिए ना इस वजह से थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है उनका मूड हो छोड़ने का, हो सकता है वैसे ही पढ़ाई छोड़ना चाहते हो, तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता ना। हो सकता है तबलीग पे जा रहे हो, यस दिस कैन हैपन। तो इसलिए ना मतलब आप ज़बरदस्ती दो पज़ल आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन नहीं है। मौका मिलेगा हम ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें मौका मिला। पढ़ें आगे पढ़ लेते हैं। बहरहाल मतलब ये जो ख़वातीन का डिसीजन है, दिस हैज़ नथिंग टू बी डन विद दैट डिसीजन। चूँकि हम अगले सेशन का जो लोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें मुश्किल लग रहा है कि हम इतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ख़वातीन को अकोमोडेट करें। और इस बिल्डिंग में जब भी हमने कोई नई कंस्ट्रक्शन की है तो हमें एहसास हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है ना थोड़ी ज़रा परेशान है और इसमें हम बहुत ज़्यादा रेनोवेशंस एक ख़ास लेवल से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप दुआ करें कि अगर मुझे एक दूसरा कैंपस अच्छी जगह पे मिल जाए तो फिर हम दो कैंपस के थ्रू जो है वो चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं, फिर हम ख़वातीन को भी रिस्पेक्ट से डील कर सकेंगे। अभी भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि जब और ज़्यादा वॉल्यूम होगा ना तो चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो जाएंगी। जी नहीं, इन्होंने कहा जी वो कॉलेज खाली करा लें कोई और। ये साथ भी तो खाली जगह है, प्लॉट इधर एक तरफ कनाट डाल के इस पर कब्जा कर लेते हैं।
चलें, एक प्लान ये भी है कि इनके ओनर्स को ट्रेस करके उनसे भी जो है ना कि पीछे हमें अगर 1-2 कमरे कंस्ट्रक्ट करने दे दें, जो जिसके चांसेस तो 1% से भी कम है, लेकिन एटलीस्ट हम छोटी छोटी हर ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। लेकिन सारी ऑप्शन पे काम तब होगा जब सेशन खत्म हो, और सेशन तब खत्म होगा जब क्रैश खत्म हो, और क्रैश तब खत्म होगा जब आज का लेक्चर खत्म हो। और आज के लेक्चर में 580 की तरफ जाना अब ज़रूरी हो गया है। जो मैंने लिखना था यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो मैं ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी उसी राइटिंग में लिख के कौन सा समझ आ जाना है। 570 हमें समझ आ गया। गोइंग कंसर्न का एक डाउट है, और उस डाउट की वजह से हमें ये लग रहा है कि इनके अकाउंट्स ठीक नहीं होंगे, और हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं, वो हमें कोई सोल्यूशन बताते हैं, हम सोल्यूशन का ऑडिट करते हैं, और सारा कुछ होने के बाद जो है वो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि गोइंग कंसर्न ठीक है या नहीं है, और फिर हम डिफरेंट तरह की ओपिनियन देते हैं। आपने एक मैप देखा, समटाइम दिस कैन हैपन कि गोइंग कंसर्न का एक 705 का सवाल आए और वो इस मैप में से आपसे कोई 2-3 आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, या 1-2 आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। डन। अब हम आते हैं 580 के एंड ऑफ ऑडिट। एंड ऑफ ऑडिट आपको याद है रिपोर्ट पे हमने डेट कब डालनी होती है? वो डेट जो ये बता रही होती है कि हम लोग यहां तक ऑडिट अपना कंप्लीट कर चुके हुए हैं, इस डेट तक हमारा ऑडिट कंप्लीट है, यानी इस डेट तक हमने सारा एविडेंस हासिल कर लिया है। ये सारे एविडेंस से मुराद ये होता है कि हमें शुरू में फाइनेंशियल्स मिले थे, हमने उसके बाद काम किया था, फिर हमने मैनेजमेंट से और एविडेंस मांगे थे, मैनेजमेंट से जो जो एविडेंस मांगते गए हैं, जो जो चीज़ें मांगती गई वो हमें मिल गई हैं। अब आखिरी चीज़, साइन करने से पहले एक आखिरी एविडेंस आपको चाहिए। आप उनसे 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक डॉक्यूमेंट होगा अप्रूव्ड हुए हुए ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और नंबर 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सवाल ये है कि फाइनेंशियल्स तो आपने शुरू में भी उनसे मांगे थे जब आपने ऑडिट शुरू किया था, तो ये एंड पे दोबारा से फाइनेंशियल्स क्यों मांग रहे हैं? अप्रूव फाइनेंशियल्स शुरू में आपको मिले थे, ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स, उसके बाद 200 तो चेंजेस आपने करा दिए हैं। उन्होंने आपको ड्राफ्ट दिया, आपके पास वर्किंग पेपर थे, आप उनसे कहते थे ये आप अपने पास चेंज कर लें, हम अपने पास भी चेंज कर लेंगे। आप अपने एरिया में चेंज करते गए, वो अपने पास चेंज करते गए। अब आप एंड पे एक ओपिनियन देते हैं, वी अश्योर यू, या हम आपको कहते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अल्फाज पता क्या होते हैं? आप कहते हैं इन आवर ओपिनियन द अकम्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अकम्पेनिंग का मतलब होता है जो साथ अटैच हुए हुए हैं। तो ऑडिटर के नॉर्मली अल्फाज होते हैं कि जो साथ अटैच हुए हुए फाइनेंशियल्स हैं ना वो ट्रू एंड फेयर हैं, और वो साथ अटैच कर दें कोई और नई कॉपी अकाउंट्स की तो गलत हो जाएगा। तो ऑडिटर उनसे ओपिनियन देने से पहले कहता है कि मुझे आज तक की, इस वक्त तक की, इस सेकंड तक की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट हुए हुए फाइनेंशियल्स और अप टू डेट डिस्क्लोजर दें साइन करके। तो वो अभी तक की सारी एडजस्टमेंट्स के साथ जो अकाउंट्स बने हुए हैं वो फुली अपडेटेड फॉर्म में ऑडिटर के हवाले करते हैं, उस पर उनके साइन आ रहे होते हैं, उसके हर पेज पे ऑडिटर उनसे साइन लेता है, उसकी फ़ोटोकॉपी उन्हें भी देता है और अपने पास भी रखता है। उनसे कहते हैं दीज आर द अकाउंट्स जिनके ऊपर मैं ओपिनियन देने जा रहा हूँ। जब तक आपके हाथ में ये फाइनेंशियल्स ना आए आप ओपिनियन नहीं दे सकते। ओपिनियन देने से पहले आपको आखिरी 2 बड़े एविडेंस चाहिए, उनमें से एक बड़ा एविडेंस है ये फाइनेंशियल्स। आपको पता है अगर इस टाइम पे उन्होंने फाइनेंशियल देने से इनकार कर दिया ना, ये परवेसिव स्कोप लिमिटेशन है। चूँकि आप एंड ऑफ ऑडिट पे हैं तो शायद विड्रॉ तो प्रैक्टिकेबल ऑप्शन नहीं है, आप डिस्क्लेमर दे देंगे। तो ये बड़ा एविडेंस समझ आ रहा है। इसके साथ दूसरा बड़ा एविडेंस होता है, ऑडिटर कहता है मुझे आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे आज की डेट में लिख के दे दें कि ये अकाउंट्स आपने बनाए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी थी मुझे प्रोवाइड कर दी है, इस अकाउंट्स के सारे डिस्क्लोजर आपके हैं, सारे एस्टीमेट्स आपके हैं, सारी पॉलिसीज़ आपकी हैं, सारी चीज़ें सब कुछ सही हैं। तो उनसे आखिरी दिन भी एक एक चीज़ लिखवा लेते हैं। उसके अलावा भी आपने जो उनसे साथ साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी होती हैं वो भी उस लेटर में लिखवा लेते हैं। ये 2 सबसे बड़े एविडेंस हैं ऑडिट के। अगर एंड ऑफ ऑडिट पे ये 2 ना मिलें तो भी आप ओपिनियन में डिस्क्लेमर दे सकते हैं। अब सवाल ये कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह की होती है। हमारी किताब ने उस मैप को तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको लॉजिकली एक मैप से गुजारना चाहूँगा। हम ये कहते हैं कि कुछ मैंडेटरी किस्म की रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहा। मैं आपको याद कराऊँ तो रिलेटेड पार्टी है, जैसे 550 इसने कहा था कि उनसे लिखवा लो के सारी रिलेटेड पार्टीज़ बता दी हैं। 560 अभी हमने पढ़ना है, सब्सीक्वेंट इवेंट के बारे में हम उनसे लिखवा लेते हैं।
240 फ्रॉड के बारे में हम उनसे लिखवा लेते हैं कि अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाइड है, सस्पेक्टेड है तो हमें बता दें। और देन 250 हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, हम उनसे लिखवा लेते हैं कि जितनी भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हुई है उन्होंने हमें बता दी हैं। तो अगर आपसे पूछे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे कुछ मैंडेटरी बातें हैं, कुछ जजमेंटल बातें और कुछ स्टैंडर्ड्स ने बताई हैं। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जिन स्टैंडर्ड ने कहा है कि मेरे इशू के ऊपर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। या आप बीच में भी ले सकते हैं, और बीच में अगर ले भी लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो भी एंड ऑफ ऑडिट पे जो फाइनल आपको कागज़ मिलना है उसमें दोबारा से उसको इंश्योर करा लेते हैं। मैंडेटरी कौन सी हैं? 2 चीज़ों की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन। यानी 2 बातों के ऊपर लाजमी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बाय द एंड के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बना के दिए हैं और ये इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास आई है ये सारी की सारी उन्हें प्रोवाइड की है। अब उनकी तरफ से हमारे पास आने वाली कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। ये मैंडेटरी वाली, ये वो वाली है जो ना हो तो डिस्क्लेमर की तरफ बात चली जाए। तीसरा अदर आपकी जजमेंट है। आपने एक इन्वेस्टमेंट देखा, आपको डाउट हुआ, आपने कहा लिख के दे दें। आपने एक जगह उनसे पूछा कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म क्यों है, उन्होंने कहा हमने 1.5 साल बाद बेचनी है। आपने कहा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म क्यों है, उन्होंने कहा 4 महीने बाद बेचनी है। इसकी कोई रसीद होती है कि हमने 4 महीने बाद बेचनी है या 1.5 साल बाद बेचनी है? लेकिन रसीद नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाएगा। किस बेस पे? उनकी इंटेंशन की बेस पे कि वो साल बाद बेच रहे हैं या साल के अंदर बेच रहे हैं। तो हो सकता है आप कहें लिख के दे दें कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो सम टाइम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज द ओनली एविडेंस, लेकिन ऐसा कम होता है। नॉर्मली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपके किसी और एविडेंस को क्रॉस रिलेट कर रही होती है, उसको corroborate कर रही होती है, उसके साथ जुड़ के बात कर रही होती है। याद रहेगा। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने बात करते करते हम एक आखिरी कंटेंट की तरफ आएंगे जो ICAP को बहुत पसंद है, मैं वो आपको अलग से हाईलाइट कर दूंगा इंशाल्लाह। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस हम कहते हैं ऑडिट में मैनेजमेंट आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगी, कुछ अनसॉलिसिटेड होंगी, वो खुद ही से लिख के दे रहे होंगे, और कुछ आपने मांगी होंगी। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए चाहिए होती हैं कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनकी इंटेंशन या जजमेंट की कंफर्म करनी होती है या किसी आइटम की कंप्लीटनेस पे बात हो रही होती है। ये रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस तो नहीं देते, लेकिन ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज़रूर दे देते हैं। यानी कि ये अकेले तो शायद काफ़ी नहीं है, लेकिन 2-3 के साथ जुड़ के बड़े मजबूत हो जाते हैं। कुछ केसेस में मजबूरी ही अकेले भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये किसी ना किसी और चीज़ को कंफर्म कर रहे होते हैं। आप एक नतीजे पे पहुंचे, आपने कहा अच्छा ये ऐसे होगा, सोचा ज़रा लिखवा के ले लेते हैं, आपने लिखवा भी लिया, उन्होंने वही चीज़ लिख के दे दी, आप और पक्के हो गए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो 2 मैंडेटरी वाली हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। आप उनसे कहते हैं कि आप हमें लिख के दे दें कि आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो आपको पता थी वो इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और जो आपको हमें बतानी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन भी आपने दे दी है। क्लियर? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगा? ये एक लेटर होगा। ये किस डेट पे होगा? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के जितना करीब हो सकता है उतना करीब हो, उसके बाद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेम दिन हो सकता है, पीछे हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। तो आप अपनी रिपोर्ट पे डेट डालते ही तब हैं जब सब ओके हो गया हो। मैं आपको याद कराऊँ, चैप्टर 14 में ISA 700 में एक कंटेंट था डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसमें लिखा था ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डालता जब तक दोज हैविंग रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी हैव असर्टेड कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। इसका जिक्र कर रहे थे। आपने तब तक डेट नहीं डालना जब तक वो उनके बड़े ओके नहीं कर देते कि हाँ भाई हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है। भाई वो अपना हिस्से का काम मान नहीं रहे और मैं अपने हिस्से की खाम का ओपिनियन देना शुरू कर दूँ। इसके कंटेंट क्या होंगे? मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर किताब में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको इन 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन मिलेगी। और फिर नीचे छोटे छोटे लाइन आइटम्स बने हुए होंगे, वो 240, 250 और वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं उनके, उसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है इस नीयत से कि अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको कम से कम मोटे मोटे उसके कॉन्टेंट्स पता हो। अच्छा, अब इसमें डाउट एज टू रिलायबिलिटी या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, ये इधर लिखा हुआ है ना, ये ICAP को बहुत पसंद है। इस स्टैंडर्ड में मुझे लगता है कि जैसे ही वो सवाल बनाने लगते हैं, किताब को ऐसे खोलते हैं तो शायद ये पेज आसपास से मुड़ा हुआ है कहीं से या क्या है, ये पेज सामने आ जाता है उनके। 90% ऑफ द टाइम उनका सवाल इस एक स्लाइड पे जितनी इन्फॉर्मेशन है बस यहाँ से होता है। सिचुएशन घुमा के पूछी हो या सीधी पूछी हो। 560, 570, 580 ये तीनों वो स्टैंडर्ड हैं जो कि मिक्स हैं, जहाँ से रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है, लॉजिकल भी। 570 को 705 के साथ जोड़ लें तो ये लॉजिकल बन जाएगा। तो 560, 580 से आपको तकरीबन आधे सवाल रट्टे वाले मिलते हैं और आधे सवाल लॉजिकल मिलते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि वो कौन सी सूरत हाल है जब आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई नहीं करेंगे।
सिचुएशन 1, जब आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऐसे बंदे ने दिया जिसकी इंटेग्रिटी पे आपको डाउट है। अगर आपको इंटेग्रिटी पे डाउट हो जाए, ईमानदारी पे डाउट हो जाए, तो उनका कागज़ बेकार हो जाता है आपके लिए। नंबर 2 क्या होगा, आपका एक ऑडिट एविडेंस दूसरे एविडेंस से क्लैश कर रहा है। आपने मैनेजमेंट से कहा मुझे लिख के दे दो, उन्होंने एक लिख के बात दे दी। आपको किसी और जगह ऐसा एविडेंस मिला जिसकी वजह से आपको क्लैश पड़ गया कि या तो इन्होंने झूठ लिखा है या ये कागज़ झूठ है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और अगर वो डाउट क्लियर करते करते आपको समझ आ जाए कि ये तो मैनेजमेंट की अपनी चालबाजी बेईमानी है, तो आपको मैनेजमेंट के ऊपर से एतबार ख़त्म हो जाता है। मैनेजमेंट के एतबार ख़त्म होने का मतलब है कि उनकी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पे से एतबार ख़त्म। तो किताब इसको किस तरह से लेके चलती है, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर ऑडिटर को कंसर्न हो उनकी कंपिटेंस पे, इंटेग्रिटी पे, एथिकल वैल्यूज़ पे या डिलीजेंस पे मैनेजमेंट की, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ। अगर आपको कुछ लोगों की ईमानदारी पे डाउट है, आपको लगता है कि सच नहीं बोल रहे होंगे, तो फिर क्या होगा, आप उनकी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? सियासी एग्जांपल आपको सुन के अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ख़त जो है वो नून लीग ने लहराया होता, तो आप कहते हैं यार अब तुम लोगों पे कैसे भरोसा करें, तुम लोगों पे तो भरोसा ही ख़त्म हो गया है। ख़त लहराया कि ईमानदार आदमी ने, एक साहिब किरदार आदमी ने, ठीक है, एक साहिब गुफ्तार आदमी, गुफ्तार ज़्यादा है किरदार, और गुफ्तार में गुफ्तार थोड़ी और ज़्यादा है। तो उस बंदे ने ख़त लहराया जिसके ऊपर आपको यकीन था कि ये तो बड़ा अच्छा नेक आदमी है, तो ऑटोमेटिकली आप उस ख़त पे यकीन करते चले गए। अब वही वाली बात है, ख़त भी वही होता और लहराता कोई डिफरेंट बंदा, तो फिर आप उसके ऊपर शायद ज़्यादा भरोसा ना करते। तो सम टाइम आपको अगर लोगों के ऊपर इंटेग्रिटी पे डाउट हो, तो फिर आप उनकी इन्फॉर्मेशन पे भी रिलाई नहीं करते। नंबर 2, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है, किससे, विद अदर ऑडिट एविडेंस। आपको उन्होंने लिख के कुछ दिया, आपको कुछ और एविडेंस मिला, जब आपने दोनों को मैच किया तो ये आपस में क्लैश। किताब भरी पड़ी है पास पेपर के ऐसे सवालों से कि आपको वो लिख के दे देती हैं ये चीज़ ऐसे, और बाद में आपको किसी और कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कम्युनिकेशन से कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगती है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है उनकी दी हुई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो अदर ऑडिट एविडेंस के साथ, ऑडिटर को चाहिए कि वो ऑडिट प्रोसीजर लगाए ताकि वो इस मैटर को रिजॉल्व करे। अगर मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है तो ऑडिटर को अपनी असेसमेंट ऑफ कंपिटेंस इंटेग्रिटी को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अगर उन पर शक है तो आप रिलाई ना करें, उन पे शक नहीं है लेकिन एविडेंस मैच नहीं कर रहा। अब ये दूसरी वाली सिचुएशन है। तो क्या हुआ कि ख़त लहराया ईमानदार आदमी ने, लेकिन आपको थोड़ा सा जो असल वाक़यात हैं वो कुछ और पता लगे और जो ख़त है वो कुछ और लगा, और जब आप दोनों को मैच कर रहे हैं तो वो पज़ल पूरा नहीं हो रहा, तो आप थोड़े से परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। बट बीइंग ऑडिटर, अगर आपको एक बंदे की स्टेटमेंट में उसी की दूसरी स्टेटमेंट से तजाद नज़र आए, उसकी टीम की स्टेटमेंट से उसे तजाद नज़र आए, एविडेंस का आपस में तजाद नज़र आए, तो फिर हम थोड़ा सा शक कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ईमान के मजबूत हैं तो शक थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन अच्छे लीडर पे शक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो पर आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो चलो मेरे जैसा बंदा जो थोड़ा सा कमज़ोर ईमान का है शायद वो शक करना शुरू कर दे। आप लोग अभी ईमान पे फाइज हैं ऊपर वाले लेवल पे, आप तो अभी तक बंदे पे ही भरोसा कर रहे हैं। तो ये 3 बातें याद रखनी है, या तो उन लोगों की इंटेग्रिटी पे डाउट हो फिर आप रिलाई नहीं करेंगे। नंबर 2, उन पे डाउट नहीं है लेकिन आपको मिला हुआ एविडेंस क्लैश कर रहा है, तहकीक करेंगे और तहकीक के बाद अगर समझ आ गया कि ये ही लोग गलत हैं, तो फिर उन लोगों को दोबारा से उनकी जो कंपिटेंस इंटेग्रिटी की असेसमेंट है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या मैंने इनको खामखा तो नहीं अच्छा समझ लिया था। और अगर वो असेसमेंट ठीक हो गई आपकी और वो लोग गलत निकल आए, तो फिर आप उनकी किसी भी इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन है अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ही ना हो, आप उनसे कह रहे हैं मुझे लिख के दे दो, वो लिख के नहीं दे रहे। मैनेजमेंट से डिस्कस करें, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रिवैल्यूएट करें और देखें कि इससे क्या हो सकता है। उन्होंने जो कुछ और एविडेंसेस दिए और अब आप एक खास चीज़ पे कह रहे हैं लिख के दे दो, वो कह रहे हैं मैं नहीं लिख के दूंगा, तो इससे आपको उनकी और बातों के ऊपर भी एतबार ख़त्म हो जाता है। और फिर ऐसे में आप देखते हैं कि क्या मैं उनकी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट कंसिडर करूँ या ना करूँ। तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला है कि आपने बहुत दफ़ा पूछा और सम टाइम ये दोनों को मिला के पूछा कि ना मिले या मिले और रिलायबल ना हो। और अक्सर जब सवाल ऐसा होता है कि आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलती है और एक एविडेंस मिलता है और सवाल ये कह देता है कि दोनों में आपस में क्लैश है, बताओ ऑडिटर क्या करेगा। तो ये 3 ऑडिटर के गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं कि अगर उसको उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट हो तो उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। अगर उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं है लेकिन एविडेंस क्लैश कर रहा है तो फिर जाहिर है वो उसकी तहकीक करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा दोस्ता विद गवर्नेंस, और अगर उसे लगेगा कि मैनेजमेंट और दोस्ता विद गवर्नेंस भी इन्वॉल्व हैं तो फिर वो अपने ऑडिट की सेहत
को कमज़ोर समझेगा और उनकी तरफ से मिलने वाली हर इन्फॉर्मेशन को उससे ज़्यादा शक की नज़र से देखेगा। यहाँ तक हमने जितनी बातें की हैं इसमें कोई सवाल, एक बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है जी। जी बिल्कुल ऐसे, अगर किसमें जी देखिए ना, हम पहले रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करेंगे ना। रिस्क असेसमेंट का मतलब हम अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर करेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिन लोगों को हम अच्छा इंसान समझते थे वो असल में अच्छे इंसान नहीं निकले। जब ये पता लग गया कि वो अच्छे नहीं हैं तो अब आप उनके बारे में हर वो बुरा गुमान कर सकते हैं जो आप किसी बुरे इंसान के बारे में भी कर रहे थे। हाँ, तो मतलब मिस स्टेटमेंट का तो मतलब है कि उन्होंने झूठ बोला जान के। एरर हो सकता है, भाई ने कहा। देखें, ऐसा थोड़ी है कि मैंने अचानक से अपनी जेब में रखा और एकदम बम फोड़ दिया। मैं पहले गया, मैंने कहा भाई ये कुछ मसला है, पहले कैसे डिस्कस किया मैनेजमेंट से। अगर उनसे गलती से कोई जुमला दे दिया गया होगा वो समझ जाएंगे। अगर मेरी जिद्दोजहद के बाद भी मामला नहीं वो निमटता तो मैं ऊपर के लेवल पे क्या उनको समझाया, उनको भी नहीं समझ आई या वो भी नहीं समझना चाह रहे। जब इन सारे स्टेप्स के बाद मुझे पता लग गया है कि अब ये मामला थोड़ा सा ख़तरनाक है और इसमें कहीं ना कहीं लोग मिले हुए हैं, तो फिर जब आपको ये डाउट होता है तो फिर उसके बाद तो ऑडिट की सेहत ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इंटेग्रिटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है जी। जी, अब रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखता कौन है? ये असूलन मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को मिलना चाहिए। एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को जाता है और रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को। असूलन ये उनको लिखना चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम उनको अल्फाज सजेस्ट करते हैं, हम स्टैंडर्ड के वर्ड्स हम उन्हें कहते हैं कि स्टैंडर्ड कहता है कि इस तरह का लेटर होना चाहिए, तो ये आप अल्फाज यूज़ कर लीजिएगा। उसके अलावा आप कुछ लिखना चाहें तो कर लें। तो प्रैक्टिकली इट इज़ ऑडिटर जो उन्हें सजेस्ट करता है उसकी वर्डिंग, और वो उस वर्डिंग को लिख के भेजते हैं तो ऑडिटर नॉर्मली उसको एक्सेप्ट करता है जी। 580 ऑल क्लियर? ब्रेक के लिए तैयार? 10 मिनट वाली ब्रेक। आप अगले वाला सेशन आगे करवा देते हैं फिर भाग जाते हैं। 441 तो 455, 5 पे तो 5 वाली फील आ जाती है ना कि 5 बज गए। 4:55 पे ब्रेक के बाद इकट्ठे होते हैं और 560 पे बड़ी तसल्ली से गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। और फिर अगर मौका मिलता है हमें तो चैप्टर 15 को भी आड़े हाथों ले लेते हैं जी। यहाँ से कम कर देता हूँ, नहीं फुल में सोचती है ये वाला भाई। जी जनाब, शुरू करें आगे। ब्रेक से वापस आते आते बच्चे रास्ते में रह जाते हैं कहीं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसीक्वेंट इवेंट ISA 560। इस चैप्टर में ICAP को एक और स्टैंडर्ड काफ़ी पसंद है, वो ये है। एक ज़माना था 560 580 मिला के एक और सिलेबस ग्रिड में होते थे और उसकी वजह से इनकी एक अलग से वेटेज भी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो कलेक्टिवली ICAP जो है वो एक आध सवाल 700 सीरीज़ में से बना रहा होता था और एक आध सवाल जो है वो 500 सीरीज़ में से, और समटाइम 2 सवाल भी इस सीरीज़ में से बन रहे होते थे। 560 अगेन उन स्टैंडर्ड्स में से है जो स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद पहले इसको कंप्रीहेंड करना होता है, फिर पेपर में सिचुएशन को एनालाइज करना होता है कि हम कौन से जोन में और किस तरह से। तो यहाँ पे मैं ज़रूरी चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा ज़रा मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। शुरू में हम एक दफ़ा पूरा सिस्टम समझेंगे, फिर मैं उसको ICAP की किताब की ज़बान में या जो नोट्स की ज़बान में मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप जो है वो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है जी। ISA 560 सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट को आप किसी और नाम से जानते हैं। आप अकाउंटेंट हैं, आप गलत लोग होते हैं।
हम ऑडिट वाले हैं, हम सही लोग होते हैं। तो ऑडिट के स्टैंडर्ड सब्सीक्वेंट इवेंट बोलते हैं किसी चीज़ को, लेकिन कुछ गुमराह अकाउंटेंट उसे कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। चूँकि हमने उन अकाउंटेंट्स के ही फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट करना होता है, तो उनकी ज़बान समझना और फिर अपनी ज़बान में उनको समझाना भी ज़रूरी है। आपकी ज़बान में इसको हम बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, कुछ एडजस्टिंग होते हैं और कुछ नॉन एडजस्टिंग होते हैं। क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि एडजस्टिंग कौन से इवेंट होते हैं? जी, जो ईवेंट से पहले जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी वो एडजस्टिंग इवेंट है। यानी कि ईयर एंड पे आपको 30 जून पे पता था कि यार वो चीज़ तो भी फाइनल नहीं हुई, वो तो अभी पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे आपकी एक रिवैल्यूएशन हो रही थी एसेट्स की और अभी तक वो रिवैल्यूएशन सामने नहीं आई थी, तो हो सकता है 3 दिन बाद सामने आए। ईयर एंड पे एक लीगल केस चल रहा था, अभी तक सामने नहीं आया था। ईयर एंड पे आपका एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी पहले से और अभी उसके लॉस का अंदाज़ा नहीं हो पाया था। कोई ऐसा डेटर है जिसकी गोइंग कंसर्न वगैरह का मसला था, ये फिर एक एक्सेप्शन है, उस तरफ आएंगे तो रेगुलर रूल से हम दूर हो जाएंगे। तो ईयर एंड पे आप देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिसके कुछ कंडीशंस या इवेंट ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट कर रहे हों। तो अगर ईयर एंड के बाद एक वाक़या हो लेकिन उसकी कंडीशंस पहले से चल रही हों तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट कह देते हैं। और ईयर एंड के बाद एक ऐसा वाक़या हो जो अचानक से नया वाक़या है जिसका पीछे कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो क्या कहलाता था? तो पर एडजस्टिंग वाले को आप क्या कहते हैं? फाइनेंशियल में एडजस्ट करो। और नॉन एडजस्टिंग को आप कहते हैं डिस्क्लोज करने का मतलब आप एक नैरेटिव इंग्लिश में कुछ लिख देते हैं। और डिस्क्लोज करने का क्या मतलब है? वो सॉरी एडजस्ट करने का क्या मतलब है? एंट्री डालेंगे आप, फाइनेंशियल में डेबिट क्रेडिट छेड़ देंगे। वही बात है कि ईयर एंड से 5 दिन पहले हमारी जो मेन बिल्डिंग है उसमें आग लग गई। ईयर एंड पे हमें नहीं पता कि कितना लॉस हुआ है, तो ईयर एंड के 3 दिन बाद जब हमें आग बुझने के बाद लॉस का अंदाज़ा होगा तो हम इसको एक एडजस्टिंग इवेंट कह देंगे, क्योंकि ईयर एंड पे वो चीज़ चल रही थी। तो आप क्या करेंगे, आप ईयर एंड पे आएंगे और उस बिल्डिंग की 400 मिलियन की वैल्यू को गिरा के कर देंगे 250 मिलियन की, तो आपके फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एसेट्स की वैल्यू गिर जाएगी, यानी कि उसकी डेबिट क्रेडिट एंट्री हो गई है, ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ईयर एंड की 4 दिन बाद आग लगी और पता ही लगा कि 400 मिलियन की बिल्डिंग में से 250 मिलियन की बिल्डिंग जल चुकी है, लेकिन चूंकि लगी ईयर एंड के बाद है तो ईयर एंड पे एसेट्स की वैल्यू तो 700-800 मिलियन थी, वो तो नहीं चेंज हुई। तो आप एक नैरेटिव डिस्क्लोजर दे देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि हाँ भाई इनकी 250 मिलियन की बिल्डिंग, यानी ये लोग लिख देते हैं कि हमारी 250 मिलियन की बिल्डिंग जल गई है। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है आप एंट्री रिकॉर्ड करके ट्रायल अकाउंट्स लेजर्स को अपडेट करते हैं। नॉन एडजस्टिंग का मतलब आप सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर एक नैरेटिव इंग्लिश लिख के और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। तो नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करना होता है और एडजस्टिंग को एडजस्ट करना होता है अकाउंटेंट की ज़बान में। ऑडिटर की ज़बान में नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करवाना होता है और एडजस्टिंग को एडजस्ट करवाना होता है। तो वो जिम्मेदारी अदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ना अदा करें तो मेरे नाजुक कंधों पे मामला आएगा। तो इसका एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें ना इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए इसके 3 फेजेस पता होने चाहिए और हर फेज़ में ऑडिटर की जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली एक डायग्राम जिससे मुझे यहाँ ज़रा कम लिखना पड़ेगा और यहाँ चीज़ें ज़्यादा लिख जाती हैं, इस डायग्राम से एक पूरा मैप सा क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में मैं कैमरे वाले भाई को भी कहूँगा कि अगर आप फोकस थोड़ा और बढ़ा लें, बस मैं इतना सा भी नज़र आ जाऊँ खैर है, मैं आधा भी नज़र आ जाऊँ तो भी खैर है, स्क्रीन इंपॉर्टेंट है। ऊपर 4 अलग अलग डेट्स लिखी हुई हैं, एक टाइमलाइन सी बनाई हुई है जिसमें स्टैंडर्ड के 3 जोन्स पे बात की है। ये है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप उर्फ़े आम में ईयर एंड कहते हैं। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप रिपोर्टिंग डेट कहते हैं या कुछ ज़बान में ईयर एंड कहते हैं। ऑडिट की ज़बान में इसको कहते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एक होती है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो डेट है जब आप लोग अकाउंट्स की अप्रूवल की बात करते हैं। IAS 10 कहता है कि डेट ऑफ अप्रूवल तक जिम्मेदारी है अकाउंटेंट की। तो डेट ऑफ अप्रूवल का मतलब है जब उनके बड़े साइन करते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, उसकी कंपनी के जो अंदर बैठे हुए बड़े हैं, जब वो साइन करते हैं, यानी कि जिस दिन डायरेक्टर साइन कर रहे हैं ना, वो है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एक डेट आती है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये कौन सी डेट होती है भला? जिस पे ऑडिटर ने ओपिनियन दी, और ये ओपिनियन देने से पहले उसको 2 बड़े एविडेंस चाहिए, साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि ये साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस दिन के हैं, ये इस दिन से पीछे हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। ये दोनों दिन करीब हो सकते हैं, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, बिल्कुल करीब करीब भी हो सकते हैं, सेम दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाली डेट उस डेट से आगे नहीं जा सकती। ऐसे ही है, ये है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर एक होती है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या डेट होती है भला?
जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपकी ऑडिटर रिपोर्ट जनरल पब्लिक के हाथ में आ गई पब्लिकली, इस वक्त ईयर एंड हुआ था, इस वक्त कंपनी के बड़ों ने अकाउंट्स फाइनल कर दिए थे, इस वक्त कंपनी के ऑडिटर ने ऑडिट फाइनल कर दिया था, और ये सारी रिपोर्ट्स कुछ अरसे बाद जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो गई। जिस दिन ये सारी रिपोर्ट जनरल पब्लिक के हाथ में आ गई, उनके लिए पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई। डेट ऑफ इशुएंस है। नॉर्मली जब शेयर होल्डर्स अपनी एजीएम पे फाइनेंशियल्स को अप्रूव कर देते हैं कि दीज आर अप्रूव्ड, अभी आम जनता में बांटी जा सकती है, नॉर्मली उस डेट को हम डेट ऑफ इशुएंस कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड ने हमें 3 जोन बताए। वो कहता है इस जोन से, इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन के दरमियान, इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन के दरमियान, और इस ग्रीन लाइन से आगे, 3 अलग अलग फेजेस। इन तीनों फेजेस को समझना और तीनों में ऑडिटर की जिम्मेदारी समझना है। पेपर में अगर सिनेरियो भी आ जाए तो इन फेजेस की अंडरस्टैंडिंग से हम बहुत अच्छे तरीके से उन सिनेरियो को आंसर कर सकते हैं। फेज 1 एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर ने अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है। ईयर एंड पे आप वहीं मौजूद हैं और ईयर एंड के 2.5-3-4 महीने तक आप वहीं तो मौजूद हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट आपकी आंखों के सामने आएंगे। कुछ आपसे छुपाए भी जा रहे होंगे तो आपको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऑडिटर ने यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट फॉर एनी टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट जो सामने आए वो देखे, सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढने की कोशिश करें। किताब यहाँ कहती है कि समटाइम नॉर्मल ऑडिट करते हुए, कुछ एरियाज का ऑडिट करते हुए आप वैसी सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में आप ईयर एंड पे कहते हैं बैलेंस ये है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा होता है। आप मैनेजमेंट से पूछते हो, कहते हैं भाई कुछ अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, कुछ फलाना मसला है। तो टेक्निकली अगर वो कह रहे हैं कि एक चेक हमने भेजा हुआ था 30 जून पे, क्लियर नहीं हुआ था, तो क्लियर 200 साल बाद तो नहीं ना होगा, कल परसों में क्लियर हो जाएगा। तो ईयर एंड के बाद वाले इवेंट से आपको पता लग जाएगा कि ईयर एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही थी वो सही आ रही थी। तो अनप्रेजेंटेड चेक भी, तो इसका मतलब है जो बैंक ऑडिट कर रहा है कहीं ना कहीं वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ऑटोमेटिकली देख रहा है। अच्छा, जो लीगल केसेस को ऑडिट कर रहा है, जो लीगल केसेस में अनसर्टेनिटी है और ईयर एंड के 3-4 महीने बाद आप वहाँ हैं और आखिरी दिन पे भी आप लीगल एडवाइजर से कहते हैं कि आज के दिन मुझे इन केसेस का स्टेटस बता दें, तो अगर उसके सामने एक केस का फैसला आ गया तो ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम हो गया। जो इन्वेंट्री वाला बंदा है वो ईयर एंड पे इन्वेंट्री की एनआरवी के ऊपर अगर कंफ्यूज भी होता है तो ईयर एंड के 1-2 दिन बाद होने वाली सेल से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी एनआरवी ठीक थी या नहीं। एनआरवी किसे कहते हैं? इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक मार्केट डिपेंडेंट चीज़ है, शायद 30 जून पे आपको एग्जैक्टली ना पता लग सके। फ़र्ज़ करें पता लग भी जाए तो भी 2 दिन बाद कितने खर्चा लगेगा इसको बेचने पे, शायद वो आज ना पता लगे। तो एनआरवी के कुछ कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं जो ईयर एंड के बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी से पता लगे। तो जो इन्वेंट्री पे काम कर रहा होगा उसने ईयर एंड के बाद उसकी सेल और उसकी कॉस्ट टू सेल से उसको जस्टिफाई करके एनआरवी को एडजस्ट किया होगा। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री वाले ने भी एडजस्टिंग इस पर काम किया होगा, लीगल ने भी, बैंक। तो कुछ तो ऐसे ऑडिट होते हैं, कुछ तो ऐसे एरियाज होते हैं जिस पे आप नॉर्मल वर्किंग में अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। बट स्टैंडर्ड ने कहा है कुछ आपने ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली ढूंढने के लिए प्रोसीजर्स लगाने हैं इस दौरान। वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या हैं? आप मेंबर की मीटिंग के मिनट्स पढ़ें, किसी इशू का डिस्कशन तो नहीं हुई, डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स पढ़ें, कंपनी में अलर्ट रहें, लीगल एडवाइज़र से बार बार बात करते रहें, ईयर एंड पे जो सेमी फिनिश अनफिनिश टास्क रह गए थे उसके बारे में पूछें कि उसका क्या बना, उसका क्या बना, उसका क्या बना। हर नई चीज़ के लिए तैयार रहें, हर कंटिजेंसी पे काम करें, हर चीज़ पे एक्स्ट्रा अलर्ट रह के ढूंढने की कोशिश करें कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाए। जैसे ही मिल जाए मैनेजमेंट को जाके कहें भाईजान ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, फिर आप उन्हें बताएंगे एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग, फिर आप उन्हें कहें कि इसको एडजस्ट करो या डिस्क्लोज़ करो, फिर वो डिस्क्लोज़ करें या एडजस्ट करें तो और ट्रीटमेंट है वो ना करें। इसका मतलब है 507 से हम एक वॉर्म होल में एंटर होंगे और हम दूसरी तरफ निकल आएंगे 705 में। वॉर्म होल समझते हैं? ये क्या होता है? मल्टीवर्स ट्रैवलिंग के लिए आप एक पोर्टल में चले जाएंगे और उस पोर्टल से एक शॉर्टकट लेते हुए बहुत सारे स्टैंडर्ड स्किप करते हुए 705 में एंटर हो जाएंगे। तो आप 705 में जाके और फिर देखेंगे कि अगर मैनेजमेंट बात मान जाए तो क्या ट्रीटमेंट है, नहीं माने तो क्या ट्रीटमेंट है, वो हमें एविडेंस दें तो क्या ट्रीटमेंट, एविडेंस ना दे तो 560 का अगर लॉजिकल सवाल आता है तो लकीली वो आपको 705(6) के मुताबिक भी आपको सपोर्ट मिल जाती है।
यानी स्टैंडर्ड का 10-12 नंबर का सवाल का मतलब है कि स्टैंडर्ड के साथ साथ 705-6 का साइकिल भी रिपीट हो जाता है। मैं इन पे थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा अगर वक्त मिलता है। तो इन 2 डेट्स के दरमियान आपने ढूंढना है, ढूंढते रहना है, और अगर मिल जाए तो एडजस्ट या डिस्क्लोज हो गया। ये पहला फेज़ था। पहले फेज़ तक अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो बताएं। क्लियर है पहला फेज़? एक चीज़ याद रखनी है, IAS 10 यहाँ से लेके यहाँ तक कहता है डेट ऑफ अप्रूवल तक। IAS 10 पढ़ा हुआ है ना? तो आपने अकाउंट्स की इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कब तक के देखने होते हैं? अप्रूवल तक। और आपकी अप्रूवल है वो जो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस है ना, आप तो नौकरी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने तो अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंट्स में तब तक सब्सिक्वेंट इवेंट डालने हैं जब तक आपके बड़ों ने उसको अप्रूव ना कर दिया। आप अकाउंटेंट हैं तो आपके बड़ों का मतलब है मैनेजमेंट। मैं हूँ ऑडिटर, तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी। मेरी ऑडिट रिपोर्ट है इस डेट पे, तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ से यहाँ तक। तो जो दरमियान वाला गैप है जिसमें मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं और ऑडिटर जिम्मेदार है, फंस जाएगा ऑडिटर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करेगा कि दोनों डेट्स एक दूसरे से जितना कोइंसाइड हो सके उतना अच्छा है। इधर से आप उनसे कहें मुझे साइन हुए हुए फाइनेंशियल तो सारी चीज़ें दें और दूसरे हाथ से उनको रिपोर्ट दे दें। कोशिश करें कि एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, ये जुमले किताब में 2-3 जगह लिखे हुए हैं, दे दीजिए। रिपोर्ट मैंने उन्हें दे दी। अब आते हैं सेकंड फेज़ पे। मेरी रिपोर्ट बन चुकी है और अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई। इन 2 डेट्स के दरमियान मेरी रिपोर्ट बन चुकी है। 2 बातें हो सकती हैं, या ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है या रिपोर्ट उनके हाथ में। हो सकता है मैंने रिपोर्ट बना ली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी तक उनको डिलीवर ना हुई हो। मैं रिपोर्ट बना के उन्हें कहा, मैंने कहा रिपोर्ट बन गई है, उन्होंने कहा जी आप एक काम करें 4 दिन बाद आएँ, अभी बीच में 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आ गई है, फलाना हो गया फलाना हो गया, आप 5 दिन बाद आके हमें रिपोर्ट दे दें। अब 5 दिन, जो अगले 5 दिन है वो इस टाइम में है, रिपोर्ट के बाद, और रिपोर्ट पे डेट डली हुई है। रिपोर्ट के बाद के दिन है और रिपोर्ट किसके पास है? ऑडिटर के पास। तो इस जोन में ऑडिटर के पास भी हो सकती है रिपोर्ट और मैनेजमेंट के पास भी हो सकती है। अब मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, अब स्टैंडर्ड कहता है आपने ढूंढना नहीं है। इधर क्या कहा था? ढूंढना है, और अगर मिल जाए तो एडजस्ट या यहां वो कहते हैं ढूंढना नहीं है, मगर अगर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं है। ढूंढना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। ढूंढना हमारे ज़िम्मे नहीं है, जैसे गोइंग कंसर्न पे अलग से काम करना हमारे ज़िम्मे नहीं था, लेकिन जब एक इवेंट आगे टकरा गया और नज़र आया कि ये तो डूबने वाले हैं, तो फिर छोड़ना भी नहीं है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट यहाँ मैं ढूंढ रहा था, रजिस्टर खंगाल रहा था, लीगल एडवाइजर से पूछ रहा था, ये डॉक्यूमेंट देख रहा था, वो डॉक्यूमेंट देख रहा था। मैंने वो एक्टिव काम नहीं करना, ये एक्टिव फेस कहलाता है। मैंने पैसिव रहना है, मैंने खुद से कोशिश नहीं करनी ढूंढने की, लेकिन मेरे दरवाजे पे इवेंट आके खटका कर रहा है, दरवाज़ा खोला, इवेंट सामने खड़ा हुआ है, इवेंट ने आके गले लगा लिया, अब इवेंट को कुछ नहीं कर सकते। जो इवेंट आके टकरा जाए उसको नहीं छोड़ना। ढूंढना नहीं था, लेकिन जो मिल गया उसे छोड़ना भी नहीं। रेगुलर क्लास होती तो वो पुड़क्के वाली जो एग्जांपल है वो होती, लेकिन जो रेगुलर क्लास के स्टूडेंट है वो बाकियों को वो एग्जांपल कभी किसी टाइम पे सुना दीजिएगा कि वो जो पुड़क के आ जाए उसका क्या चक्कर होता है। तो ढूंढना नहीं है, लेकिन जो मिल जाए उसे छोड़ना भी नहीं है। तो एक्टिव का मतलब है मैं अलर्ट रहूँगा, ढूंढता रहूँगा, प्रोसीजर लगाता रहूँगा, या मैं ढूंढ नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे मैनेजमेंट ने खुद बता दिया, मेरे सोर्सेज से मुझे पता लग गया, मेरी फर्म के पार्टनर ने बता दिया, मेरे पास कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, फॉर एनी रीज़न अगर मेरे पास एक इवेंट आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो रिपोर्ट बना चुका हूँ, रिपोर्ट में बना चुका हूँ, उसका मतलब है कि ये डेट भी गुजर चुकी होगी जब वो अकाउंट्स बना के उस पर पक्के फाइनल साइन भी कर चुके हैं। मेरे सामने एक इवेंट आया, मैं स्टिल ये इवेंट उनके पास लेके जाऊंगा और मैं उनसे कहूँगा ये इवेंट एडजस्ट करो या डिस्क्लोज करो। अगर वो मान जाएंगे तो साफ़ सुथरी रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर वो नहीं मानेंगे तो 705 में जाएंगे और ख़राब रिपोर्ट वगैरह के ऊपर बात करेंगे। तो सवाल ये कि रिपोर्ट है किसके हाथ में। अगर रिपोर्ट ऑडिटर के पास है तो मैं उनको रिपोर्ट दूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा रिपोर्ट मेरे पास है, तुम जल्दी से मुझे अमेंडेड अकाउंट दो, मैं तुम्हें अमेंडेड अमाउंट पे अमेंडेड रिपोर्ट दे दूँ। वो अमेंडेड अकाउंट्स मुझे दें, मैं अमेंडेड अकाउंट्स पे अमेंडेड रिपोर्ट दूं, लेकिन उनके अकाउंट्स यहाँ तक के थे और मेरी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ की थी। मैंने कहा मुझे नए वाले अकाउंट्स दो, तो उन्होंने ये वाले अकाउंट्स मुझे इस डेट पे दे दिए। तो ये तो गलत हो गया, ऑडिट रिपोर्ट पीछे चली गई और अकाउंट्स अप्रूवल आगे आ गई। तो मुझे एक नई ऑडिट रिपोर्ट देनी है, मैं ऑडिट रिपोर्ट कब दूंगा? उनकी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद की डेट या सेम डेट, ऐसे ही है। एक और मसला आ गया, ये वाली लाइन खिंच के यहाँ आ गई और ये वाली लाइन स्प्रेड होके यहाँ तक आ गई है,
और एक्टिव फेज कहाँ तक था, उस वाली ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन तक, और ये ग्रीन लाइन उठा के मैं ले आया हूँ। बात समझ आ रही है? जब मेरी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ तक आ गई तो मेरा एक्टिव फेज एक्सटेंड हो गया, और मैंने क्या कहा था, मैं उस डेट से अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक एक्टिव काम करता हूँ। फंस गए? अब तो हमें पहले वाले फेज वाले काम यहाँ करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड ने आपको ऑप्शन दिया है। स्टैंडर्ड कहता है तो ये देख लें कि लॉ रेगुलेशन क्या कहते हैं। समटाइम लॉ रोक देता है, वो कहता है नहीं भाई आपने इस फेज में सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम करना है, बाकी कोई और नया नहीं ढूंढना। और समटाइम लॉ आपसे कह देता है कि नया ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो। ट्रीटमेंट नंबर 1, ये लाइन यहाँ आने के बाद मैं इस डेट से इस डेट तक एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेच कर लूँ। ऑप्शन नंबर 2, मैं डुअल डेटिंग की तरफ चला जाऊँ। किस तरफ? डुअल डेटिंग, 2 डेट्स। मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस इवेंट का तस्करा करूं और 2 डेट्स डाल दूं। 2 डेट डालने का एक तरीका है, जहां डेट लिखी हुई है डेट को ज़रा ज़्यादा एलेबोरेट कर दूं, या डेट लिखने के बाद अदर मैटर पैराग्राफ उसके साथ ऐड कर दूं और उसमें बता दूं कि ये डेट पूरे फाइनेंशियल्स के लिए और ये डेट सिर्फ उस नए सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। तो होगा ये कि मैं जो उनको कहूँगा कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्ट करो, तो वो अपने अकाउंट्स में उतनी ही अमेंडमेंट करेंगे जितनी सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए चाहिए, और मैं अपनी रिपोर्ट सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर बनाऊंगा जो सब्सिक्वेंट है। और डुअल डेटिंग से मैं यूज़र्स को बता दूंगा कि असल रिपोर्ट की डेट है फॉर एग्जांपल 14 अगस्त, लेकिन मैं 6 सितंबर की जो डेट दी है वो डेट सिर्फ इवेंट नंबर फलाना जो 37.1 डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये बात समझ आई? तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपने इवेंट ये वाला एक्टिव फेज स्ट्रेच कर लूँ, या मैं उसको वहीं रहने दूँ और सिर्फ इस वाले फेज़ में उस इवेंट पे काम करूँ और अपनी रिपोर्ट में 2 डेट डाल दूँ। एक डेट ये वाली कि मैं यहाँ तक जिम्मेदार हूँ, और एक नई डेट जिसमें मैं कहूँ इस वाले इवेंट के लिए मैं यहाँ तक जिम्मेदार हूँ। अगर तो मेरे हाथ में रिपोर्ट है, अगर मेरे हाथ में रिपोर्ट ही नहीं है, रिपोर्ट उनके पास है, तो मैं उनसे कहूँगा पहले अकाउंट्स भी मुझे दो और मेरी रिपोर्ट भी मुझे वापस करो। और अगर मेरे से पूछे बगैर मेरी रिपोर्ट दुनिया को इशू कर दी तो मैं खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकता हूँ, और अगर वो ऐसा कर दें तो लीगल कार्रवाई कर भी लेनी है लीगल एडवाइजर से मशवरा करके। सेकेंड फेज समझ आया? सेकेंड फेज में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सब क्लियर है? फिर आता है थर्ड फेज। ये और ज़्यादा ओवर हो गई बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गई हैं, दुनिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई, ऑडिटर रिपोर्ट मिल गई, लोग अपने डिसीजन लेना शुरू हो गए। सितंबर को आपका चीज़ें फाइनल हुई, अक्टूबर में एजीएम हो गई, नवंबर दिसंबर जनवरी आ गया। जनवरी में ऑडिटर को एक ऐसा इवेंट मिलता है जो अगर वहाँ मिलता तो ज़रूर उस पर काम करता। स्टैंडर्ड के अल्फाज होते हैं, आपको यहाँ एक ऐसा इवेंट मिल जाए जो अगर यहाँ मिला होता तो आपने उस पर काम किया होता है। यहाँ भी अगर कोई ऐसा इवेंट मिल जाए जो वहाँ मिला होता, आपने उस पर काम किया होता, तो स्टैंडर्ड कहता है आपने आज भी नहीं बख्शना। लेकिन ना रिपोर्ट मेरे हाथ में, ना अकाउंट्स मेरे हाथ में, और ना उनके हाथ में अकाउंट्स और रिपोर्ट है कि मैं उन्हें वार्निंग दूँ। अब मैं उनसे कहूँगा कि जी आप यूज़र्स को अप्रोच करें और उनको कहें कि उनके हाथ में अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट गलत है, और उनको रिवाइज अकाउंट्स और रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। ऑडिटर भी कोशिश करे, वो भी कोशिश करें कि यूज़र्स को बताएं कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है। रिवाइज इन्फॉर्मेशन ऑडिटर बनाए, रिवाइज इन्फॉर्मेशन वो बनाए, और ये रिवाइज सेट उठा के दोबारा यूज़र्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, और हर पब्लिक लेवल पर डिस्क्लोजर दिया जाए इस चीज़ का कि लोगों में गलतफहमी ना हो। इस फेज़ को किताब ने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया हमारी किताब ने, तो इसमें आपने कोशिश करनी होती है उन तमाम यूज़र्स तक पहुंचने की जिनके पास पुरानी चीज़ है। फिर भी अगर आप 2, 3, 5, 10% लोगों तक नहीं पहुंच सके, कोई बात नहीं, आपने एक एक्स्ट्रा कोशिश की थी उनकी अच्छाई में। तो स्टैंडर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर हो गया कि आप इस डेट से आगे चले गए, और उस वक्त भी क्यों भाई जनवरी में मैं क्यों अकाउंट्स अपडेट करवा रहा हूँ जो जून 30 पे क्लोज हो गए थे? क्यों करवा रहा हूँ? ऐसी क्या अखलाकी जिम्मेदारी? सब्सिक्वेंट इवेंट तो हुए ना, हो गए, ठीक है। अब भाई हर साल इवेंट तो होते रहते हैं, तो इस साल जिस जनवरी में मैं खड़ा हूँ तो जून 30 में अकाउंट्स बन जाएंगे, आ जाएंगे उसमें सारे इवेंट। मैं अभी जनवरी में क्यों अमेंडमेंट करवा रहा हूँ? शेयर होल्डर फरवरी में उठाता है फाइनेंशियल्स और उसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है, और फरवरी में देखता है कंपनी की 700 मिलियन की बिल्डिंग्स हैं, जबकि ऑडिटर को पता है कि 500 मिलियन तो जल चुका है। उसका दिल नहीं मान रहा कि उसको एक इन्फॉर्मेशन पता है और वो यूज़र को वो डिसीजन मेकिंग में इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहा। तो ऑडिटर यहाँ पे एक्स्ट्रा सगा बन जाता है यूज़र्स का, और वो कोशिश ये करता है कि अपने यूज़र को हर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कम्युनिकेट की जाए। स्टैंडर्ड, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखा है कि आपका ये फेज़ कब ख़त्म होगा। ये फेज़ वो कहते हैं जब अगले टाइम के फाइनेंशियल सामने आ जाएँ तब तक पिछला फेज़ चलता रहेगा। इस हद तक स्टैंडर्ड इसके ऊपर सीरियस है। बट हमारी किताब ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो हम उतना सीरियस ना हो, इतने जज्बाती ना हो कि हम उस फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डूब जाएं। तो तीनों फेजेस की जिम्मेदारी आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव फेज़ है ढूंढना है,
ये दो पैसिव फेज हैं, ढूंढना नहीं है। अच्छा, यहाँ ढूंढ के अमेंड करने और अपनी रिपोर्ट पहली ही दफ़ा ठीक बनानी है। इन दो फेजेस में अपनी रिपोर्ट रिवाइज करनी है और डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ की, या स्ट्रेच कर देनी है वो लाइन यहाँ तक, यानी अपने ये एक्टिव फेज वाले स्ट्रेच कर देने हैं, या डुअल डेटिंग की तरफ चले जाना है। फिर और बात, यहाँ नीचे वाले स्टेप्स, रिपोर्ट उनके हाथ में है या मेरे हाथ में? मेरे हाथ में है तो देनी नहीं है, उनके हाथ में है तो धमकी दे देनी है। इधर आप क्या कहेंगे? इधर आप कहेंगे कि उन तमाम यूजर्स तक पहुंचने की कोशिश करनी है, गलत फहमी दूर करने की कोशिश करनी है। तो पेपर में एक बड़ा मजेदार सा सवाल आ सकता है, एक सिचुएशन बताएं और कहें बताओ ये कौन से फेज की सिचुएशन है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर के क्या एक्शंस हैं, रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है। एक बड़ा सवाल 10, 12, 14 नंबर का बड़े आराम से बन सकता है। आपने सारे मसाले पूरे करने हैं। आपने पहले बताना है कौन सा फेज़ है, ये वाला, वो वाला या वो वाला। पहली चीज़, उन्हें सवाल में हिंट दिया होगा कि इस दिन आपको इवेंट पता लगा, इस दिन रिपोर्ट हुई थी, इस दिन ऐसे हुआ था। सबसे पहले बताएंगे कि फेज़ कौन सा है। नंबर 2 बताएंगे उस फेज़ में आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप कहेंगे ये एक्टिव है और वहाँ यहाँ ढूंढना है, और जब यहाँ आ जाए तो आप कहें आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन मिल जाए तो हमने उस पर काम करना है। तीसरा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिस्कशन शुरू कर देनी है। आपने कहना है अपने अकाउंटिंग नॉलेज को यूज़ करके कि एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फिर यहाँ से चले जाना है 705 में, वही वॉर्म होल के थ्रू, और वहाँ जाके वो जो फ्लो चार्ट था उधर पहुँच जाना है कि मैनेजमेंट से हम कहेंगे मैनेजमेंट एविडेंस दे ना दे, एविडेंस ना दे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन, एविडेंस हो, मैनेजमेंट अगर झूठ बोले मटेरियल लेवल का तो ये वाली ओपिनियन, बड़े लेवल का झूठ बोले तो वो वाली ओपिनियन। तो टेक्निकली इस सवाल का जवाब देते देते आप ये सारी ये फेजेस की जिम्मेदारी, फेजेस में ऑडिटर के स्पेसिफिक एक्शंस और रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, इतना कुछ है आपके पास कि उनके नंबर शर्मिंदा से फिर रहे होंगे कि क्या कह दिया इस बच्चे को, तो पागल हो गया। 12 नंबर का सवाल पूछा था, ये तो दिल पे ले गया, ये तो 20 नंबर ले लेगा जालिम। तो इस सवाल के ज़्यादा नंबर से नहीं परेशान होना, क्योंकि इस सवाल में आधा यहाँ से आंसर होगा और आधे में आप 705-6 वाला जो गर्दान है वो भी रिवाइज कर देंगे कि ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा। मैंने किताब में इसकी एक प्रैक्टिस भी दी हुई है, एक जगह पे इसके सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ये एक लॉजिकल सवाल आता है और अक्सर बड़े नंबर का सवाल होता है, उसके 4 स्टेप्स भी बताए हुए हैं, और फिर उसको नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और एक एग्जाम्पल सेल्फ क्रिएटेड भी डाली है, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से ऐसे जुमले हैं जो आप मुसलसल बीच में ऐड कर सकते हैं। भाई ये बात तो हमेशा हो सकती है, मैनेजमेंट से कहेंगे इसे ठीक करो, वो नहीं मानेंगे, दो चावत गवर्नेंस के पास जाएंगे इसे ठीक करो, अगर वो भी नहीं मानेंगे तो देखेंगे मटेरियल लेवल का या परवेसिव लेवल का। अच्छा, उनको कहें ठीक करो, वो ठीक कर दें, तो चेक करो कि ठीक से ठीक किया या नहीं किया। अगर ठीक से ठीक नहीं किया और मटेरियल लेवल का है तो वो वाली ओपिनियन, परवेसिव लेवल तो इतने सारे फ्लो निकलते हैं। इसमें शायद वो डायग्राम ना हो, लेकिन आपके पास किताब में वो फ्लो चार्ट और वो डायग्राम मौजूद है। मैं देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँ, नहीं तो सर उसामा तो वैसे ही आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए हैं ही, तो वो आपको जो है वो फिर सारे फ्लोज उसके बता देंगे इंशाल्लाह। ये बात समझ आई? अब जल्दी से इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मल ऑडिट वेरिफिकेशन वर्क्स। नॉर्मल वर्क्स क्या है? ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस सब्सिक्वेंट इवेंट पे अपने नॉर्मल ऑडिट वर्क में हासिल कर लेता है। जैसे उन्होंने कहा रिसीवेबल के ऑडिट वाला बंदा साथ साथ देखता रहता है कि ईयर एंड के बाद कितने रिकवर हुए। भाई ईयर एंड पे आपने बैड डेट की प्रोविजन रिकॉर्ड की, आपका मानना ये है कि जो 2 महीने तक पैसे नहीं देता वो कन्फर्म भाग गया होता है, और जो इतने इतने अरसे तक पैसे दे उसका ये, तो ईयर एंड पे ये प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही है, और ईयर एंड के 2 महीने बाद आप कहाँ हैं? वहीं बैठे मुफ्त की चाय पी रहे हैं, वहीं बैठे उनसे खाने खा रहे हैं। तो जब आप वहीं बैठे हैं 2 महीने बाद, तो आपको तो और यकीन हो जाना चाहिए कि कौन कौन से डेटर भाग गए। तो रिसीवेबल वाला बंदा वहीं पे मौजूद होने की वजह से सब्सिक्वेंट इवेंट की बेस पे जो उसकी प्रोविजन है उसकी एक्यूरेसी को और बेहतर कर लेता है। इन्वेंट्री वाला बंदा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो वो है मिसिंग लीगल केसेस, वो कैश पोजीशन वाला बैंक बैलेंसेस, चेक्स, डिसऑनर, उन सबको देख लेता है। तो कुछ नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसीजर हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं। स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कैसे इवेंट आइडेंटिफाई करती है उसको समझें, मैनेजमेंट से इंक्वायर करें, 2-4 गवर्नेंस से मिनट्स पढ़ें, ओनर्स वगैरह के, एंटिटी के सब्सिक्वेंट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में जो आए उसको देखें, और थक हार के उनसे कहें मुझे लिख के दे दो कि तुमने मुझे सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आज के दिन तक के, कौन से दिन जब साइन करके उन्होंने अकाउंट्स दिए हैं, इस दिन तक के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो दे दिए हैं। फिर आगे चलते हैं, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर डेट ऑफ इशुएंस, सेकंड फेज। स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो कहता है नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। गली मुका दी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इफ आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कम्स टू नो अफेक्ट, कम्स टू नो, ढूंढा नहीं है, कम्स टू नो अफेक्ट रिक्वायरिंग अमेंडमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा भाई क्या प्लान है, देखिएगा क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, और अगर है तो क्या मैनेजमेंट वाले किस तरह से उसको अमेंड करते हैं।
यहाँ पे फिर अगली डिस्कशन है कि अगर मैनेजमेंट अमेंड करे फाइनेंशियल्स को तो आप प्रोसीजर लगाएंगे ताकि चेक करें वो अमेंडमेंट ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, एक्सटेंड कर दें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को जो प्रीवियस सेक्शन में रेफर हुए टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और उस पर एक नई ऑडिट रिपोर्ट डाल दें, यानी पिछले वाले को आगे करे और एक नई रिपोर्ट डाल दे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ऑडिटर को अप्लाई करने की इजाज़त दे दी है लॉ ने सब्सिक्वेंट इवेंट पे, लॉ रेगुलेशन वगैरह मैनेजमेंट को नहीं रोकते, अलाउ करते हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम करे, और अप्रूव करने वाले भी सब्सिक्वेंट इवेंट को अप्रूव करने की इजाज़त है, तो फिर ऑडिटर को भी इजाज़त है कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट अकेले पे काम करे, अपनी पूरी रिपोर्ट को आगे मत लेके आए। उस केस में क्या होगा, ऑडिटर अमेंड करेगा रिपोर्ट को, एक एडिशनल डेट दे देगा जो उस अमेंडमेंट को इंडिकेट कर रही होगी, या एक नई अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे देगा जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ उस डेट को हाईलाइट कर रहा होगा और उसके ऊपर बात कर रहा होगा। तो ऊपर वाला ऑप्शन क्या था, आप एक्सटेंड कर दें, और नीचे अगर लॉ आपको सिलेक्टेड काम करने की इजाज़त दे रहा है तो आप सिलेक्टेड काम के ऊपर सिलेक्टेड काम करके सिलेक्टेड रिपोर्ट के ऊपर 2 डेट्स डाल दें, एक डेट ओरिजिनल वाली और एक डेट नई वाली। आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर इशुएंस वही वाली चीज़ चल रही है। अगर अमेंडमेंट नहीं करते मैनेजमेंट वाले, अगर ऑडिट रिपोर्ट उनको नहीं दी तो आपने रोक लेनी है, आपने कहा नहीं मैं तो रिपोर्ट ओपिनियन ख़राब कर रहा हूँ, और अगर रिपोर्ट दे दी है तो आपने उन्हें धमका देना है कि मेरे से पूछे बगैर नहीं वो करना, और अगर वो फिर भी इशू कर दें तो फिर आपने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना है। सारी बातें ज़बानी हुई हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड में हम उसको रीडिंग देते जा रहे हैं। तीसरा फेज़, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, लेकिन अगर आफ्टर इशुएंस, ये वही गर्दान है जो से पीछे भी हमने बात की थी, इसलिए मैंने डायग्राम में इन दोनों फेजेस के नीचे शुरू वाला स्टेप सेम लिखा था। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर दे तो चेक करेंगे अमेंडमेंट सही है, और फिर उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह को देखेंगे, और फिर वही वाली ऑप्शन है कि आप एक नई ऑडिट रिपोर्ट और उसमें अपनी डेट वगैरह को आप आगे पीछे कर सकें। यानी इस स्टैंडर्ड में ICAP ना कई दफ़ा किताब के अल्फाज बदले हैं, तो आपको अलग अलग टाइम पे पास पेपर में जवाबों में थोड़ी बहुत वेरिएशन नज़र आएगी। कभी वो मानते हैं कि इस किताब में ज़्यादा डाटा होना चाहिए, कभी वो मानते हैं कम डाटा होना चाहिए। तो ऐसे में पिछली दफ़ा भी जब किताब अमेंड हुई तो उन्होंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड से उठा के पैराग्राफ पेश किए हुए थे, जिसमें बड़ा शदीद वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। मतलब एक यूज़र को उसमें लिखा होता था कि अगर ये वाला मसला हो गया तो ऑडिटर को चाहिए कि पैरा 6 के प्रोसीजर वो रिवाइज़ कर दे, नहीं तो अगर पैरा 13A वाला चक्कर हो तो 11A के पैरा को उठा के 11B के साथ मिक्स करके और पैरा 12 के मुताबिक रिपोर्ट दे सकता है। अब उधर उसको पढ़ के मैं तड़प गया, मैंने कहा हम कौन सा ओरिजिनल स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ICAP को फिर कहा कि भाई को खुदा के लिए इसकी वर्डिंग चेंज करें, इसमें कुछ आसान वर्डिंग हो सकती है। फिर उन्होंने एक आसान वर्डिंग एक आसान सी किताब से उठाई और वो किताब में डाल दी। तो इत्तफाकन ये वाला पोर्शन हमारा ICAP का बहुत ज़्यादा मैच करता है इत्तफाकन। सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं कैसे हैं, लो जी सारा स्टैंडर्ड पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ी नहीं थी। इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इवेंट अकरिंग between date of financial statement and date of audit report and facts that become known to auditor after date of audit report, जो उन 2 डेट्स के बीच में हुए या जो बाद में पता लगे। तो आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फुल स्टॉप, ये नहीं बताया कब तक। तो सब्सिक्वेंट इवेंट 2 चीज़ों को कहते हैं जो उस डेट से उस डेट के दरमियान में हुए या उस डेट से आगे आपको पता लगे। तो उस डेट से उस डेट के दरमियान जो आपने ढूंढे और जो उस डेट से आगे आपको पता लगे, उन सबको सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ आई और दामन वक्त में गुंजाइश निकल आई? वो जो चैप्टर 15 हमारे पास एक खुफिया सा टारगेट था आज का, ज़बरदस्त हो गया। हमने मजमूई तौर पे ये तय किया कि हम चैप्टर 15 को जी बिल्कुल, यकीन माने मैं नमाज के अगेंस्ट नहीं आऊँगा। मुझे पता है आखिरी हल यही होता है कि आप जो है ना इस्लाम को लड़वा दें जी, इसी में मर्ज हो वाजिबा। एक दिन मैं ज़रा वो कर दूँ उसे। नहीं जी
हमने मुत्तफ़िका तौर पे क्या तय किया, चैप्टर 15। आगे जाने से पहले एक एक्सेप्शन जिसका बीच में जिक्र यहाँ पे होने लगा था, मैं उसे दबा दिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक्सेप्शन। उसका मेरे से ताल्लुक नहीं है, वो तो मैंने कहा जब आप अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पढ़ चुके होंगे तो फिर उस एक्सेप्शन पे बात होगी। तो मुझे एक बात बताएं कि जो डिविडेंड है ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? डिविडेंड का डिक्लेयर होना और डिविडेंड का पे होना। डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है? एजीएम पे, और एजीएम ईयर एंड वाले दिन होती है बाद में, तो हुई ईयर एंड के बाद है और उसमें डिक्लेयर हुआ। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? नॉन एडजस्टिंग है। क्या करेंगे? क्या ईयर एंड पे ऐसे प्रॉफिट्स नहीं थे और ईयर एंड पे ये इरादा नहीं था कि हम डिविडेंड दें? क्या 30 जून के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि आप डिविडेंड दे रहे थे? अनाउंस आपने उस मीटिंग में किया। तो डिविडेंड आप ईयर एंड पे जो मर्जी सोच के बैठ जाएं, डिविडेंड की डिक्लेरेशन का अकाउंट्स में जिक्र करना होता है, लेकिन अमाउंट की एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। तो फिर ये चेंजेस इन इक्विटी में जो माइनस हो रहा होता है डिविडेंड, वो कौन सा होता है? या इन टाइम डिविडेंड होता है या पिछले साल का डिविडेंड होता है? तो IAS 10 में एक ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है समझना कि ये किस तरह से, और इसका हमसे ताल्लुक नहीं, IAS 10 से है। तो वो भाई याद करा रहे थे कि सर आपने रेगुलर क्लास में बात की थी। दूसरी एक्सेप्शन, एक डेटर का बैंकरप्ट हो जाना। हमारा एक रिसीवेबल अगर बैंकरप्ट हो गया है तो हम कॉमनली एज्यूम करते हैं कि ईयर एंड पे उस पर कुछ बुरे हालात चल रहे होंगे जिस वजह से वो अभी बैंकरप्ट हुआ है। तो अगर हमें सवाल में नज़र आए ना कि एक हमारा डेटर बैंकरप्ट हो गया है, तो हम मान लेंगे कि ईयर एंड पे उसके हालात सही नहीं थे और हम उसको ज़बरदस्ती एडजस्टिंग इवेंट कह देंगे, हालांकि शायद हमें वाक़यात सजेस्ट ना कर रहे हैं, वो सब्सीक्वेंट इवेंट है। तो हमारे डेटर का बैंकरप्ट होना, फुल फ्लेज बैंकरप्ट होना, हम सब्सीक्वेंट इवेंट मान लेते हैं, एडजस्टिंग मान लेते हैं। कोई और आखिरी सवाल 560 का, ताकि मैं जल्दी से इस पर जो है ना, जी अब अगेन असल में, लेकिन वो भी फेस तो पहले वाला ही होता है ना। हाँ, अब हम ऑडिट रिपोर्ट साथ भेजते हैं अपने उसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के साथ। हम बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा करके उस पर लिख देते हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, ऑडिटर भी बड़ा चलाक है, ऑडिटर साइन करके नहीं देता, इनिशियल्स करके देता है, सिर्फ पहले पहले हर्फ लिख के दे देता है, जिससे उसकी लीगल जिम्मेदारी नहीं होती और वो शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए काफ़ी होती है। तो ख़ासतौर पे इन पूरे सेट को हम कहते हैं ड्राफ्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स भी ड्राफ्ट कहलाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट कहलाती है, ऑडिटर की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। यानी ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से आगे की बात है, लेकिन इसको हम डेट ऑफ इशुएंस नहीं कह सकते। डेट ऑफ इशुएंस है जब ओके होके शेयर होल्डर्स ने कह दिया सब डन है, ये दिन से ऑनवर्ड जो है डेट ऑफ इशुएंस कहलाएगा। लें जी, एक छोटा सा चैप्टर जो हमारा इंतजार कर रहा है, दामन वक्त में गुंजाइश माइनस में जा चुकी है। तो ऑडिट समझ आ गया तो रिव्यू भी समझ आ जाएगा। 1 मिनट की बात करनी थी मैंने, आप घर जाके खुद पढ़ लेंगे इसे। खैर, ऑडिट का छोटा भाई रिव्यू। ऑडिट में बहुत ज़्यादा काम और रिव्यू में कम काम। ऑडिट में भी एश्योरेंस, रिव्यू में भी एश्योरेंस। ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस? रीज़नेबल, और रिव्यू में लिमिटेड। ऑडिट में आपने बहुत डिटेल से प्रोसीजर लगा के देखना है कि फाइनेंशियल्स ठीक बनी हुई है नहीं बनी हुई, और रिव्यू में हल्के फुल्के प्रोसीजर लगा के अंदाज़ा लगाना है कि फाइनेंशियल्स कैसी लग रही हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हरकतें ऑडिट जैसी करते हैं। तो बस इसमें टिपिकली हम पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप मैनेजमेंट के साथ एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 5 बातें तय करते थे, वो 5 बातें आपको नजर आएंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ये 5 बातें होती थी वहाँ। तो यहाँ हम ऑडिटर के बजाय प्रैक्टिशनर बोल देना है। और दूसरा, यहाँ 2 नई बातें होनी है, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक स्टेटमेंट की एंगेजमेंट ऑडिट नहीं है और प्रैक्टिशनर ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा। तो जब आप रिव्यू की बात करते हैं तो हमारी किताब ने वो सर से उतारा रिव्यू को। वो ये कहते हैं उन्होंने रिव्यू का रिव्यू कर डाला। तो वो रिव्यू जो है वो यही है कि बस आपने ऊपर ऊपर से जो है ना मोटे मोटे प्रोसीजर लगा के मोटी मोटी ओपिनियन देनी है। तो किताब ने बहुत ही मोटी मोटी बात की और हम बहुत ही मोटी मोटी बात कर लेंगे। ये बात आपको समझ आई है? 2 नए लाइन आइटम आपने याद रखने हैं। फिर आपने एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए मेटेरियलिटी को ध्यान में रखना है, वहाँ पे भी होता था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, वहाँ पे भी था। इंक्वायरी करनी और एनालिटिकल प्रोसीजर, वहाँ पे भी था। रिव्यू में ज़्यादा इंक्वायरी और ज़्यादा आपके मैथमेटिकल रेशियो एनालिसिस वाले प्रोसीजर्स होते हैं।
इंक्वायरी, मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में, कोई रिलेटेड पार्टी के बारे में, कोई अनयूजुअल कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वगैरह जिसके अंदर आपको लग रहा है कोई फ्रॉड, गोइंग कंसर्न, नॉन कंप्लायंस, इस तरह की कोई चीज़ें आप मैनेजमेंट से उसके ऊपर डिस्कशन करें। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के बारे में उन्होंने कहा जी आपने अलर्ट रहना है कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी, और अगर आप आउटसाइड नॉर्मल कोर्स एक्टिविटी वो करें तो नेचर क्या था, क्या उसमें रिलेटेड पार्टी थी, उसका बिजनेस रैशनल क्या था। ये बात हमने बहुत गहराई में पढ़ी हुई है, बस इसको पढ़ के मुस्कुरा देना है कि तकरीबन वही वाली बात है। गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू का मतलब है आप एंटिटी की एबिलिटी टू एक कंटिन्यूस गोइंग कंसर्न भी देख रहे हैं। यूज़ ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर, प्रैक्टिशनर स्टेप्स ले सकता है कि वो किसी और लोगों का काम अपने लिए इस्तेमाल करे तो चेक करेगा वो काम सही है या नहीं। Subsequent event, अगर practitioner become aware of subsequent event that require adjustment of disclosure in financial statement, the practitioner shall request management to correct those misstatement। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात पढ़ी, यानी वही सारी बातें अगर आपने चैप्टर 14 पढ़ लिया हुआ है ना तो चैप्टर 15 में आपने सिर्फ उसको तेज़ी से गो थ्रू करते जाना है, कुछ नया नहीं मिलेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट से कहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाली पूरी कर दी है, और रिलेटेड पार्टीज़ बता दी हैं, फ्रॉड्स बता दिए हैं, नॉन कंप्लायंस बता दिए हैं, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, तकरीबन वही जो उस लेटर में बातें थी वो यहाँ पे भी हैं। फिर आपने रिपोर्ट करना है। अच्छा, इस सारे उसमें एक चीज़ पीछे मुझे लग रहा है एक पैरा मिस कर दिया हमने, नहीं वो आगे आएगा। अब आपने रिपोर्टिंग की तरफ आना है, अब आपने रिपोर्ट देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन क्या है कि रिपोर्ट साफ़ होगी, लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो रिपोर्ट ख़राब हो सकती है। साफ़ रिपोर्ट, उन्हें कहा आपने पहले ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफ़र हुआ हुआ फ्रेमवर्क, और फिर देखना है कि क्या ये बातें पूरी होती लग रही हैं। ये बातें पढ़ें, टर्मिनोलॉजी जो है वो अप्रोप्रिएट है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, एस्टीमेट रीजनेबल हैं, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट रिलायबल कंपेरेबल है, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है। याद करें 700 में साफ ओपिनियन देने से पहले हमने यही 5-6 बातें देखी थी, वही 5-6 बातें आपने यहाँ देखना है साफ ओपिनियन देने से पहले। अनमोडिफाइड कंक्लूजन क्या होगी, इसमें नेगेटिव अल्फाज होते हैं ना, तो क्या होगा, नथिंग हैज़ कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट कॉजेज प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिफेयर्ड। हमें ऐसा कुछ नहीं पता जिससे हमें ऐसा लगा हो कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है। याद है, 2 नेगेटिव, मैं नहीं जानता कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है। नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा जिस बेस पर हम इस नतीजे पे पहुंच सकेंगे फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो ये इसकी कंक्लूजन होती है, ये आपके लिए नई चीज़ है याद रखने वाली। मॉडिफाइड कंक्लूजन कब होगी, अगर आप अपनी कंक्लूजन मॉडिफाई कर देंगे तो आप हेडिंग यूज़ करेंगे क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। क्या ऐसी बातें हमें पहले से पता है, और एक डिस्क्रिप्शन देंगे उस मैटर की। मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देंगे, जब मटेरियल में स्टेटमेंट होगी और जब इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होगा। जब हम कहते हैं फाइनेंशियल मटेरियल में स्टेटमेंट है तो यह क्वालिफाइड कंक्लूजन होगा जब मटेरियल इशू, एडवर्स होगा जब परवेसिव है। बेसिस और कंक्लूजन में हम बताएंगे कि क्या क्या मामलात हैं और उनसे क्या क्या इफेक्ट आएगा। अगर डिस्क्लोजर है तो बताएंगे डिस्क्लोजर क्यों मिसस्टेटेड है और क्या उनकी नेचर थी। शायद ही कोई नई बात नजर आए, सारी वही बात हम तेज़ी से गो थ्रू करते जा रहे हैं। अगर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो, ऑडिट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिव्यू है, एविडेंस। क्वालिफाइड कंक्लूजन देंगे मटेरियल पे और डिस्क्लेम करेंगे अगर मटेरियल परवेसिव। प्रैक्टिशनर डिस्क्लेम करेगा या विड्रॉ करेगा अगर सफिशिएंट डाउट होगा इंटेग्रिटी के ऊपर और मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगी या प्री कंडीशन के बारे में आपको कंफर्म नहीं कर रहे होंगे। ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर वो आपको शुरू में ही रोक दें या बहुत बड़ी स्कोप लिमिटेशन लगा दें तो आपने वो ऑडिट करना ही नहीं। तो यहाँ रिव्यू के बारे में भी जब आप डिस्क्लेम करेंगे कंक्लूजन आप इंक्लूड करेंगे अपनी रीजंस। फिर आगे क्या है, वो कहते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट के कंटेंट, अब रिपोर्ट के वो वाले कंटेंट हमें पता है ऑडिट रिपोर्ट के, टाइटल होना चाहिए, एड्रेस ही होना चाहिए, 2 बहुत बातें हमने वहाँ पढ़ी थी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और कौन सी चीज़ों का रिव्यू हुआ है। उधर होता था कौन सी एंटिटी के कौन कौन से अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है, तो यहाँ हम बताएंगे रिव्यू। नई बात, वहाँ ओपिनियन पैराग्राफ के 2 हिस्से थे, इंट्रो और ओपिनियन। यहाँ ओपिनियन यहाँ से गायब हो गया, वो आगे कहीं चला गया है। अच्छा, फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी जिसमें आप कहेंगे कि हमने ISRE वगैरह को फॉलो किया है, और रिव्यू को डिस्क्राइब करेंगे कि रिव्यू क्या होता है। वहाँ ऑडिट को डिस्क्राइब करते थे या रिव्यू को। रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, हम नॉर्मली इंक्वायरीज वो करते हैं और ज़्यादातर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं, और ये रिव्यू वाले प्रोसीजर सब्सटेंशियली लेस हैं दोज परफॉर्म्ड इन ऑडिट, और अकॉर्डिंगली हम ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे। ये आप अपनी रिपोर्ट में एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं।
हेडिंग देंगे कंक्लूजन की, कंक्लूजन बताएंगे और फ्रेमवर्क का रेफरेंस देंगे कि फलाना स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा ये कंक्लूजन, जैसे ऑडिट ओपिनियन में नहीं होता था फलाना स्टैंडर्ड के मुताबिक ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अगर मॉडिफाइड होगी तो फिर एक हेडिंग आ जाएगी जो मॉडिफाइड कंक्लूजन को बता रहा होगा और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे उस इशू की। फिर प्रैक्टिशनर ने ISRE को फॉलो किया, हम इसकी बात करेंगे, डेट डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे और लोकेशन या जुरिसडिक्शन लिख देंगे। तकरीबन सारे कंटेंट वही हैं। अब कहाँ पे फ़र्क पड़ा? बेसिस फॉर ओपिनियन यहाँ उस तरह से नहीं है। यहाँ ओपिनियन इंट्रो के ओपिनियन और इंट्रो इकट्ठे नहीं है, इंट्रो ऊपर आ गया, ओपिनियन ज़रा आगे जाके आ गया कि हाँ ठीक है वो। अच्छा, फिर इस फॉर्मेट ने मॉडिफाइड रिपोर्ट भी साथ साथ डिस्कस कर दी, जबकि वहाँ हमने मॉडिफाइड अलग तरीके से डिस्कस की थी, अनमॉडिफाइड। यहाँ गोइंग कंसर्न का वो खास पैरा नज़र नहीं आया, यहाँ की ऑडिट मैटर नज़र नहीं आया, यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई, वो 3 स्पेशल एरियाज़ वो नज़र नहीं आई, यहाँ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आई। तो वो सारी ऑप्शनल बातें इसमें नहीं हैं और तकरीबन सारी काम की जो ऑडिट रिपोर्ट की मेन बातें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वहाँ एंगेजमेंट पार्टनर का नाम था, यहाँ उस तरह से नहीं आया क्योंकि वो भी एक ऑप्शनल कंटेंट था। तो समझें ऑडिट रिपोर्ट के बेसिक कंटेंट उठाएं मेन और उसके ऊपर हम सारी बात कर दें। एम्फेसिस ऑफ मैटर में देखते हैं शायद कोई नई बात मिल जाए। प्रैक्टिशनर में कंसिडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सच केसेस प्रैक्टिशनर शैल इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देगा। अभी इतना सा स्टैंडर्ड हम कल के दिन पे रख के क्या कर लेना था हमने, ख़त्म भी हो गया बेचारा। ठीक है, तो ये सिर्फ रेपिटेशन है। आपने चैप्टर 14 करने के बाद इसको सरसरी सा पढ़ लेना है। 4 टोटल सवाल हैं जिनमें से 2 अगेन आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं अब तक, तो टोटल 2 सवाल इसमें मिलेंगे। तो बहरहाल ये है कि इसमें आपसे प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं मोटे मोटे, आप पीछे की हेडिंग में से कुछ बता दें, या रिपोर्ट के कंटेंट्स में डिफरेंस शायद पूछने का दिल कर जाए। ठीक है जी, अब आपका 10 मिनट बाद फिर वो आफ्टर नमाज जो है वो आपका वो सेशन हो जाएगा। जी कल फिर क्लास जो है वो फिर नीचे वाले रूम में कर लेंगे क्योंकि आज की गिनती नीचे वाले कमरे के हिसाब से पूरी आ चुकी है। तो अब आपको जो है वो टांगे फैलाने वाला अच्छी सीटों वाले जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।